हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का इस एडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी ये दूसरी क्लास है मैथ्स पेडागोजी की, और ये मान लीजिएगा लास्ट क्लास है, क्योंकि आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और अगर आप इन दो क्लासों को देख लेते हैं तो आप लोगों के 15 में से 15 आने वाले हैं। और ये आपको कुछ ही समय बाद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर, जो लास्ट ईयर जो आपका पेपर जो हुआ था सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर, ठीक है, उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट जो पूछे गए थे मैथ्स के वो यहीं से। चलो आ जाओ सभी लोग। हाँ, वीडियो दिखाई दे रही है बेटा सभी को? एक बार आवाज, एक बार कमेंट्स करो सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं। बेटा इस एडी एकेडमी से जितने लोग जुड़ गए आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बिल्कुल धमाकेदार क्लास शुरू कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी लास्ट क्लास है, ठीक है। इससे पहले एक क्लास ले चुके हम लोग और आज बेटा ये लास्ट क्लास है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं 5 मिनट में एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है। 5 मिनट में मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, राइट। चलो आ जाओ, आ जाओ सभी लोग जितने लोग हैं बिल्कुल। हाँ रिया, बेटा आकांक्षा, आ जाओ सभी विद्यार्थी। शिवांगी अग्रवाल, प्रिया वर्मा, अन्नू धाकड़, पूजा राजपूत, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ स्टार्ट करें। हाँ रेडी है सभी लोग? आ जाइए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा शेयर जरूर करो आज की क्लास। ये मान लो अगर आज की क्लास आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 15 में से 15 आएंगे। यानी मैथ्स में आप पेडागोजी में 15 में से 15 स्कोर करोगे। ये आपको बेटा 1 घंटे बाद ही रियलाइज हो जाएगा, 1 घंटे बाद ही आपको रियलाइज हो जाएगा, राइट। चल करें स्टार्ट। बेटा 5 मिनट में मैं रिकॉल करूंगा, तब तक आप लोग शेयर करते चले। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करें। चल आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। आ जाओ। मैं बेटा 5 मिनट में आपको वो पढ़ा देता हूं, वो बता देता हूं जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पहले। देखिएगा, मैंने इससे पहले आप लोगों को शुरुआत की थी बेटा, ठीक है, मैथ्स के बारे में बात की थी। और पहले मैंने आपको टीचिंग जो गणित के शिक्षण के जो टूल्स हैं हमने उनकी बात की थी, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गिनतारा क्या होता है। तो देखिए बेटा गिनतारे का जो प्रयोग है, ठीक है, गिनतारे का प्रयोग हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए करते हैं। और ये हम कहेंगे ये जो टूल्स है, ठीक है, ये सामग्री जो है उन बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। बेटा मोती माला का यूज काउंटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। काउंटिंग सिखाने के लिए हम मोती माला का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमने, ठीक है, ग्राफ पेपर की बात की थी। और ग्राफ पेपर का यूज जो है बेटा वो किसके लिए किया जाता है? डेसिमल एडिशन के लिए किया जाता है, यानी दशमलव योग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमने इससे पहले बात की थी ग्रेड एक्टिविटी। हाँ ग्रेड एक्टिविटी की बात करें बेटा तो दशमलव गुणन के लिए हम ग्रेड एक्टिविटीज का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जियो बोर्ड जो होता है वो जियो बोर्ड का जो यूज है, हाँ डॉट पेपर का यूज किसके लिए करते हैं बेटा? डॉट पेपर का जो यूज है वो हम किसके लिए करते हैं? 2D और 3D, ठीक है, दोनों आकृति के लिए हम डॉट पेपर का यूज करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा टेनग्राम का यूज जो है वो टेनग्राम में 7 आकृतियां होती हैं, 7 आकृतियां होती हैं। और 7 आकृतियों के द्वारा बेटा, ठीक है, हम कोई एक ब्लॉक तैयार करते हैं। और इस प्रकार से हम बेटा इससे नंबर भी सिखा सकते हैं। इससे हम बच्चों को और भी हम आकृतियां भी हम इनके बारे में बता सकते हैं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर। ये रहा बेटा जियो बॉक्स। जियो बॉक्स हम लोग मैथ में यूज करते हैं, वैसे तो गणित में भाई सभी के लिए यूज किया जाता है। वैसे स्पेशली बात करें तो हम लोग, ठीक है, ज्यामिति में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। आगे चलते हैं। ये सब बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। अच्छा डायनेस ब्लॉक का बेटा क्वेश्चन आता है, 3 चीज याद रखिएगा। इसके द्वारा हम बच्चे को एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू, सुनिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू, यानी जोड़ घटाव और स्थानीय मान की संकल्पना के लिए हम इसका एक प्रयोग करते हैं। आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर चार्ट का यूज तो बेटा उसके लिए किया जाता है, काउंटिंग के लिए, टेबल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये क्वेश्चन इस बार कई बार आया है, जियोजेब्रा का यूज किसके लिए किया जाता है? तो जियोजेब्रा क्या है बेटा? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हम कहेंगे कि इसका जो यूज है वो ज्यामिति, बीजगणित और कैलकुलेशन सिखाने के लिए किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, ठीक है, मानचित्र मैपिंग। मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से कि बेटा मैपिंग का जो यूज है वो हम किसके लिए करते हैं? यानी कि जब हमें कोई कॉन्सेप्ट और बेटर करना हो, ठीक है, स्थानीय सोच को अच्छा करना हो, ठीक है, अनुपातिक सोच को बढ़ाना हो, तो हम, या गणित की भाषा को समझाना हो, तो हम लोग किसका मैपिंग का प्रयोग करते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं।
अब चलता हूं बेटा सीधा, मैं रूब्रिक्स में पढ़ा चुका हूं बेटा। रूब्रिक्स में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि रूब्रिक्स शब्द जो है वो लैटिन भाषा के रूबर शब्द से आया, जिसका मतलब होता है लाल पेन से लिखा हुआ, और मूल्यांकन के लिए, शीर्षक के लिए, निर्देशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने पैमला लाइबैक की थ्योरी हमने लास्ट में डिस्कस की थी बेटा। किसकी? पैमला लाइबैक की थ्योरी हमने डिस्कस की थी। आ जाएगा बेटा, पैमला लाइबैक की थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि गणित पढ़ाने की बेटा 4 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि लाइव ठीक है, पैमला लाइबैक की एल्पस थ्योरी थी। ई का वैन हेले साहब का बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। किसका? वैन हेले साहब का। और वैन हेले साहब का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो पूछेगा कितने लेवल होते हैं बेटा, तो 4 लेवल है। पहला है बेटा विजुअलाइजेशन, जिसे बेटा दृश्यीकरण कहा जाता है, दृश्यीकरण कहते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा, सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी आपके एग्जाम के लिए। दूसरा बेटा विश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है। और तीसरा बेटा संबंध होता है, संबंध जिसे हम लोग अनौपचारिक भी कह देते हैं बेटा, इनफॉर्मल भी कहा जाता है इसे। और तीसरा बेटा आपका होता है निगमन, निगमन होता है। और चौथा जो होता है वो आपका क्या होता है? चौथा जो होता है वो है बेटा आपका कौन सा? ऑक्सी, यानी हम कहेंगे दृढ़ता कहो, या इंग्लिश में बेटा इसे हिंदी में एक और होता है आत्म सिद्ध कहो या स्वयं सिद्ध कहो, इसे इंग्लिश में ऑक्सीमेटिक भी कहा जाता है, ऑक्सीमेटिक भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो बेटा ये रहे आपके 4, याद रहेगा। अगर आपसे मैचिंग करने के लिए दिया तो भी आप कर लोगे। यहां तक समझ में आ रहा सभी को? थोड़ा कहीं कहीं बेटा एक बीच में नेटवर्क इशू हो रहा होगा, ठीक है। चलो, हाँ, जितेंद्र, जितने लोग जुड़े हैं, पिंकी, शिवानी, कंचन, हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को। चलो स्टार्ट है ना। चलो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं कि भाई आज हमें क्या पढ़ना है। ये तो सर आप पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में, आज की हम बात करते हैं। चलो आज हम चलते हैं बेटा। लास्ट क्लास हम लोगों ने यहीं पर स्टॉप की थी, राइट? लास्ट क्लास मैंने आपको यहीं पर स्टॉप की थी, तो लास्ट क्लास हमने यहीं पर स्टॉप की थी। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ चलो करें स्टार्ट। कोई डाउट बेटा यहां तक? वॉइस क्लियर नहीं है बेटा? वॉइस क्लियर होना चाहिए। हाँ, बफरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट वॉइस तो क्लियर होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है बेटा ये। चल, हाँ बेटा, स्पेशल की बात करते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, जिसे दिक् स्थान संबंधी सोच लिख लीजिएगा। दिक् स्थान समझ क्या कहलाती है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट है। देखो बेटा, अगर हम ये नहीं बताएंगे तो फिर बच्चे को स्थान की जानकारी, ठीक है, दिशा की जानकारी, क्षेत्र की जानकारी बच्चे को नहीं हो पाएगी। किसकी जानकारी नहीं हो पाएगी? यानी बच्चे को स्थान की जानकारी, क्षेत्र की जानकारी, ठीक है, दिशाओं की जानकारी बेटा नहीं हो पाएगी। चल, हाँ इधर देखिएगा, स्थान की जानकारी, ठीक है, क्षेत्र की जानकारी, दिशाओं की जानकारी नहीं हो पाएगी बेटा। किससे? अगर हम ये नहीं कराएंगे। तो याद रखिएगा, ये प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाया जाता है। क्या? यानी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की समझ बच्चे को कराई जाती है, ठीक है। क्या होती है? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की समझ जो है बच्चे को कराई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है ये रहा। अब हम समझते हैं ये बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है, टैक्सेशन का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। टैक्सेशन का, टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो सुनिएगा टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन देखो, टैक्सेशन में क्या होता है कि हम बच्चे को आकृतियां सिखाते हैं, बट आकृतियां वो बताते हैं कि जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। यानी कि आकृतियां बनाना हम यहां पर बच्चे को सिखाते हैं बेटा। आकृतियां, आकृतियां ये देख सकते हैं बेटा, ये जो आकृतियां जो बनी है बेटा, इसी को, ठीक है, क्या कहा जाता है? इसी को बेटा टैक्सेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? टैक्सेशन कहते हैं। यहां तक समझ में आया? देखिएगा आप जिस प्रकार की आकृतियां, हाँ इसको हम चौपाड़ भी कहते हैं, चौपड़ भी कहते हैं, चौपड़, चौपड़ भी कहा जाता है इसे। देखिएगा ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं, यही क्या है? टैक्सेशन है। और मैं आपको एक पिक्चर और आपको बता देता हूं कि ये भी बेटा टैक्सेशन में काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, ये बच्चे को कराया जाता है, सिखाया जाता है, तो ये भी किसी का पार्ट है बेटा। ये भी किसका पार्ट है? ये भी टैक्सेशन। आप देखिएगा ये आकृतियां आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की आकृतियां, ठीक है, इस प्रकार की आकृतियां आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर।
तो ये बेटा ये टेस्टिलेशन का ही पार्ट है, ये बच्चे को ये सिखाया जाता है। ठीक है, चल आकृतियों के बारे में जानकारी ये बच्चे को बताया जाता है। राइट, चल आगे बढ़े ना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आ जाओ अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मुझे जो सबसे इंपोर्टेंट जो आपको बताना है बेटा, सबसे पहले मुझे आपको जो बताना है वो मैं यहाँ पर थोड़ा स्टॉप करता हूँ। मुझे जो आपको सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बताना, मुझे आपको गणित के नेचर के बारे में मुझे बताना था। राइट, और हम लोगों ने उसको बारे में मतलब डिस्कस नहीं किया था। हम लोगों ने गणित की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, हमने गणित की मीनिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, हमने महत्वाकांक्षी सुसंगत महत्वपूर्ण के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट जो पॉइंट हमारे लिए बेटा, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है गणित के नेचर के बारे में। बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन गणित के नेचर से जरूर आएगा। कहां से आएगा? गणित के नेचर से जरूर आएगा। ठीक है, चलो ये बेटा हम लोग लास्ट क्लास में हम इसको सीख चुके हैं। किसको बेटा? इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो बर्ट्रैंड रसेल जो गणितज्ञ थे, बर्ट्रैंड रसेल की एक बुक थी, इनका कहना यह था कि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। ठीक है, और गणित क्या है? बालकों का क्या करता है बेटा? गणितीकरण करता है। क्या करता है? गणितीकरण करता है। आज अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये सब चीजें बेटा नेपोलियन के स्टेटमेंट, डेविड व्हीलर के बारे में, ठीक है, जॉर्ज क्वालिया के बारे में सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। चल आ जाओ, अब आइएगा बेटा इस पॉइंट पर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गणित का नेचर कैसा है बेटा, गणित की प्रकृति कैसी है। ये मान के चलो बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है कि गणित का नेचर कैसा है, गणित का प्रकृति कैसी है, गणित किस प्रकार का नेचर है, ये जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ चलिए समझते हैं। हाँ रेडी है सभी लोग? बिल्कुल बेटा, थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी बट हम उसको मैनेज कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए बिल्कुल हम और आगे भी करेंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझ लीजिएगा बेटा, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, सबसे इंपोर्टेंट है ये, मान के चलो आपके एग्जाम में आना ही है। इधर देखो, चलिए सबसे पहले बेटा गणित की प्रकृति कैसी होती है, मैं कुछ पॉइंट आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, बस आप उन्हीं को दिमाग पर रखिएगा, आपका काम हो गया। चलो ये क्या लिखा है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं कि गणित का नेचर कैसा है। तो सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि बेटा गणित जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट विषय है। कैसा विषय है बेटा? गणित एक कैसा विषय है? गणित एक अमूर्त विषय है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति बेटा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, कैसी बेटा? एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट बेटा एज इट इज मिलेंगे आपको, बिल्कुल एज इट इज आपको लाइन की लाइन छपी मिलेंगे आपके एग्जाम में। गणित बेटा कैसा विषय है? गणित क्या है? अमूर्त है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा गणित निगमनात्मक प्रवृत्ति का है। ठीक है, इंडक्टिव नहीं है बेटा, डिडक्टिव नेचर का है। यानी कैसा है? ये निगमनात्मक प्रवृत्ति का है, निगमनात्मक प्रवृत्ति का, निगमनात्मक प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति का है, प्रकृति का है, या हम कहेंगे कि निगमनात्मक प्रवृत्ति का है, निगमनात्मक प्रकृति का है। बेटा निगमनात्मक मतलब ये कैसे चल, ये बेटा किस पर आधारित है? ये जो है वो किस पर आधारित है? ये नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? ये नियमों पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है कि सर गणित जो है वो कैसा है? गणित पदानुक्रमिक प्रवृत्ति का है। बेटा पदानुक्रमिक या पदानुक्रमित प्रवृत्ति का है, पदानुक्रमित प्रवृत्ति का है, यानी हायरार्की प्रकृति का है। हायरार्की का मतलब क्या होता है बेटा? इधर देखिएगा, पहले हम बच्चों को प्राकृतिक संख्या पढ़ाते हैं, राइट? पहले हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? प्राकृतिक संख्या पढ़ाते हैं। उसके बाद में बेटा हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? उसके बाद में बेटा हम बच्चे को पूर्ण संख्या पढ़ाते हैं, राइट? उसके बाद में बेटा हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? पूर्णांक संख्या पढ़ाते हैं, राइट? तो गणित की नेचर कैसा है बेटा? हायरार्की है कि नहीं है? ठीक है, ये सिस्टमैटिक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि ये जो है वो कैसे चलता है? पदानुक्रमिक प्रवृत्ति का है, हायरार्की क्रम में चलता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है बेटा कि पहले हम बच्चों को पूर्णांक संख्या पढ़ाएं फिर हम बच्चों को प्राकृतिक संख्या पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, तीनों पॉइंट समझ में आए तब मैं चौथे पॉइंट पे चलूंगा। एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए, बहुत बढ़िया। आगे चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा अगला पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हम लेते हैं और चौथा पॉइंट ये है कि बेटा जो गणित की जो हम कहेंगे गणित कैसा है बेटा, गणित स्पाइरल नहीं होता, सॉरी गणित बेटा रेखीय नहीं है, पर गणित कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है बेटा, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। क्योंकि गणित बेटा, गणित के साथ कई सारी चीज जुड़ी हुई, गणित रेखीय नहीं होता, गणित इस प्रकार का होता है। आपके एग्जाम ऑप्शन में आएगा कि गणित जो होता है वो लीनियर होता है, नहीं बेटा लीनियर नहीं होता है, यानी रेखीय नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, रेखीय नहीं होता है, कैसा होता है, लीनियर होता है। नेक्स्ट बेटा गणित, ठीक है, गणित पर सभी विषय आधारित है, यानी गणित पर सभी विषय आधारित है, गणित पर सभी विषय आधारित हैं, गणित पर सभी विषय आधारित हैं, या हम कह सकते हैं कि जो साइंस है बेटा वो तो पूरा गणित पर ही है, ठीक है। एक स्टेटमेंट था एक इसका कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है, ठीक है, यानी कि गॉस का एक स्टेटमेंट था। गॉस एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं जिनको सभी गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इनका कहना था कि गणित जो है वो, गणित के बेटा जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, गणित के जो सिद्धांत होते हैं, यानी गणित विज्ञान की क्या है, रानी है, और गणित के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं। यानी गणित के बेटा सिद्धांत कैसे हैं, गणित के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक हैं, गणित के सिद्धांत गणित के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सार्वभौमिक होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कहेंगे बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 है, तो बेटा सभी जगह 180 है। पाई का मान बेटा अगर 22/7 है तो बेटा सभी जगह 7 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, क्या रहेंगे, ठीक है। हाँ, आज थोड़ा वीडियो में थोड़ी सी बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, थोड़ी सी आप इसमें देख सकते हैं। चलो हम बेटा क्लास चला रहे हैं, बस मैनेज कर रहे हैं, हम भी क्लास स्टॉप कर देते, बट हमने सोचा बीच में क्लास कैसे रोकें, ठीक है। या तो क्लास को बेटा बीच में स्टॉप कर दिया जाए, राइट, पर हम चाह रहे हैं क्लास चल रही है तो बेटा चलने दो। चलो हाँ आगे बढ़े, यहाँ तक समझ। चलो मैंने कुछ सिद्धांत आपको लिखवाए बेटा। गणित की नेचर कैसा नहीं होता है, एक चीज याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको भ्रमित करने के लिए देगा कि गणित आगमनात्मक होता है। बेटा गणित आगमनात्मक नहीं होता है, आगमनात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, राइट। कैसा नहीं होता बेटा, गणित आगमनात्मक नहीं होता है, यानी गणित का नेचर जो है वो आगमनात्मक नहीं है। आगे अगले पॉइंट पे चले। अब मैं आपको थोड़ा ये जो पॉइंट है बेटा वो मैं आपको रीड कर देता हूं तो और आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। आ जाओ स्टार्ट करें, चलो। हाँ इधर देखो, पहला पॉइंट है कि गणित की प्रकृति, छोड़िएगा, ये पहला पॉइंट है कि गणित की ज्ञान का आधार हमारी क्या है बेटा, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है। क्या होती है बेटा, ठीक है। गणित के ज्ञान का आधार जो है बेटा वो हमारे क्या है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। गणित में क्या होता है कि अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में, जैसे बेटा हम कहते हैं कि x का मान 3 है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि x का मान 3 है और y का मान इससे 3 गुना है, 3 गुना है बेटा। हमने क्या कहा कि x का मान 3 है और y का जो मान है, वैल्यू है, वो इससे क्या है 3 टाइम यानी 3 गुना है। तो इसी को बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं कि, ठीक है, राम की आयु कितनी है बेटा, राम की आयु 3 है और श्याम की जो आयु है बेटा वो क्या है, राम से 3 गुना है। तो मैं कह दूंगा कितना हो जाएगा बेटा, 3 into 3, यानी कह दूंगा कि 9 है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट है, बट राम क्या है बेटा, राम तो बेटा क्या है, कॉन्क्रीट है। तो हमने क्या कर दिया, यानी कि अमूर्त चीजों को मूर्त रूप में क्या कर दिया बेटा, हमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। आ गया, समझ में आ गया, ये पॉइंट बेटा क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको ले चलता हूं, अगले पॉइंट पर आइएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये कह रहा है गणित की अपनी भाषा। बिल्कुल बेटा, इस बार सीटेट में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, गणित की अपनी भाषा होती है। और बिल्कुल हमारा नेशनल कैरिकुलम भी यही कहता है, एनसीएफ 2005 के कहता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि गणित को इस रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि बच्चे उसमें वार्तालाप कर सके, चर्चा कर सके, ठीक है, काम कर सके मिलकर। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि गणित की अपनी भाषा है, ठीक है। भाषा का अर्थ है कि गणितीय के पद होते हैं, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत होते हैं जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है। बिल्कुल बेटा, यानी गणित एक ऐसा विषय है जो लॉजिकल है, लॉजिकली सब्जेक्ट है बेटा। गणित में कोई आध्यात्मिक नहीं चलता है बेटा। गणित क्या है? गणित पूर्ण रूप से क्या है? लॉजिकल है, ये तार्किक है, ठीक है, और विचारों को विज्ञान है, ठीक है। विचारों का क्या है? विज्ञान है। या हम कह सकते हैं कि विज्ञान का आधार गणित ही है। गणित का आधार विज्ञान नहीं है बेटा, विज्ञान का आधार गणित है। यहां पर इस सीटेट में आया भी था, विज्ञान का आधार कौन है? विज्ञान का बेटा जो आधार है वो गणित ही है। कौन है बेटा? गणित ही है। कौन है? गणित ही है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर, और यह है बेटा पांचवा पॉइंट। गणित में ये कह रहा है गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी गणित के द्वारा बेटा क्या होता है कि हमारे ब्रेन में तार्कीकरण होता है। क्या होता है बेटा? तार्कीकरण होता है। और आगे कह रहा है कि गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है। बिल्कुल ठीक है, निश्चित होता है बेटा कि 4 और 4 को 4 में करोगे बेटा, यानी 4 को 4 में जोड़ोगे, यानी 4 + 4 बेटा 8 ही होगा, 9 नहीं होगा। क्या होगा? 8 ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि गणित के नियम, देखिए गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर, ठीक है, परस्पर एक समान होते हैं। ये मैं बेटा पहले ही आपको समझा चुका हूं कि यहां पर बेटा 22/7 है, तो अमेरिका में भी 22/7 होगा, ठीक है, इंग्लैंड में भी 22/7 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी गणित के जो सिद्धांत व सूत्र हैं वो सभी स्थानों पर क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं बेटा? एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। लेकिन बेटा साइंस के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं। किसके? बेटा विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, ठीक है। यहां कोई सिद्धांत काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि बेटा वो सभी प्लेस पर काम करे, ठीक है, वो सार्वभौमिक नहीं होते हैं। राइट, चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी ग्रेविटी की तरह काम करती है। अब हम दूसरी जगह पर बात करें, पोल पर काम करें, तो जरूर नहीं है कि वो ग्रेविटी की तरह कार्य करती है। हाँ, समझ में आ गया? चलो, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े बेटा, अगले पॉइंट पे चले। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चलो अगला पॉइंट समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहा बेटा 8 पॉइंट। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कराऊं बेटा, आपके एग्जाम में 100% आपको एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। आप केवल इतना ही कर लेते हैं तब भी बेटा आपको 1-2 क्वेश्चन आपको सीधे आपके से सॉल्व हो जाएंगे। आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित का ज्ञान क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल बेटा, ये आपके लिए उसमें आया था सीटेट में। ज्ञान बेटा क्रम, यानी गणित की जो नॉलेज है वो क्रमबद्ध है। कैसे क्रमबद्ध है? कि भैया हम बिल्कुल सिस्टम से चलते हैं, जो अभी मैंने बताया कि पहले हम क्या पढ़ते हैं बेटा, पहले हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम, ठीक है, प्राकृत संख्या पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, फिर बेटा पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। तो बिल्कुल गणित का जो ज्ञान कैसा है बेटा, वो क्रमबद्ध है, ये ठीक है, अर्थात तथा अधिक स्पष्ट होता है। क्या होता है? अधिक स्पष्ट होता है। चल, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट, चल, हाँ, थोड़ा सा बेटा आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बीच बीच में एक ऐड आ रहा है बार बार, और वीडियो के बीच में एक ऐड आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो रुक जाती है। बट हम लोग पीछे एक बंदा बिल्कुल खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, बार बार काटने के लिए, तो प्लीज आप मैनेज करिएगा। या चाहे तो क्लास को स्टॉप कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ बेटा क्लास को स्टॉप ना करें, ठीक है, क्योंकि क्लास जैसे बंद हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल बाद में भी आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब एक बार फ्लो बन चुका है तो ये बनता रहे, क्योंकि दोबारा फिर कब नंबर लगेगा,
इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा मैनेज करके चला ले तो चल जाएगी, नहीं फिर क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए हाँ आ जाओ। चलिए ये रहा, देखिएगा गणित के ज्ञान से बच्चों में प्रश्न, ठीक है ठीक है, साधनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। और ये है 10वां पॉइंट कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, किससे बेटा? गणित से ही, ठीक है। इसकी विभिन्न नियमों, देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, गणित का स्टेटमेंट ये है कि जब तक मैं विज्ञान के साथ हूं तब तक विज्ञान विज्ञान है। यानी गणित ये कहता है कि मैं जब तक साइंस के साथ हूं तब तक वो साइंस है, और जिस दिन मैं इसके साथ हट गया उस दिन वो साइंस भी साइंस नहीं रहेगा। यानी आज हम कहते हैं कि गणित, ठीक है, गणित विज्ञान के साथ नहीं, विज्ञान गणित के साथ नहीं है, वो उसके साथ है तब तक वो है, ठीक है। कौन? यानी कि साइंस है। आगे कह रहा है इसकी विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्र से संबंधित उत्तर निश्चित होते हैं, इनमें संदेह की संभावना नहीं रहती है, जो मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं। आगे चलते हैं, 12 पॉइंट है, इसमें बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता क्या होती है? विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ठीक है, इससे देखिए गणित एक वैसा विषय है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हमारी एब्स्ट्रैक्ट पावर बढ़ती है, जिसके द्वारा हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और नेक्स्ट है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विविध शाखाओं में किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको थोड़ा एलसीएम के बारे में बता देता हूं। हाँ बिल्कुल, प्लेलिस्ट बना दें बेटा, एक बार आपने मैसेज कर दिया तो हम बना दें। चल आगे बढ़े, हाँ चलिए इस पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाओ सभी विद्यार्थी जो ग्वालियर वाले में आ जाओ, सभी लोग यूपी वाले, बिहार वाले सभी लोग जुड़ जाइएगा। इधर है एनसीएफ 2005 के बारे में जानते हैं। चलो ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य बताओ, गणित शिक्षण के उद्देश्य। चलो पहला पॉइंट पकड़ते हैं बेटा, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एनसीएफ का एक क्वेश्चन आएगा। आज मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा, ये मान के चलो कि मैं 15 क्वेश्चन की क्लास लेकर आया हूं, ठीक है। ये बेटा कोई ये नहीं है कि 1-2 नंबर की नहीं, ये 15 क्वेश्चन की क्लास है। और इसके बाद बेटा मैथ पेडागोजी नहीं पढ़ाऊंगा, ये लास्ट क्लास है, फिर बस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि हाँ जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन ऐसे आया था बेटा, ये थ्योरी बेटा यहाँ ऐसे पूछी गई है, ठीक है। इसलिए आज की क्लास बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। चलो ये है कि गणित को बच्चे एक ऐसा विषय माने, ठीक है, जिस पर क्या कर सकें, बात कर सकें, जिस पर चर्चा कर सकें, और जिस पर क्या कर सकें, साथ से क्या कर सकें, साथ में काम कर सकें बेटा, क्या कर सकें, काम कर सकें। यानी कि एनसीएफ 2005 कहता है कि तुम गणित को गणित की तरह मत प्रेजेंट करो, गणित को तुम ऐसे प्रेजेंट करो कि जिसमें वो बात कर सकें, ठीक है, चर्चा कर सकें, साथ में मिलकर काम कर सकें। जैसे बच्चे से कहें बेटा गणित क्या है, तो बताइएगा, बच्चे कहता है कि सर क्या ये भी, जैसे हम कहते हैं कि बेटा तुम घर से बाहर निकलते हो तो अपनी घड़ी में समय देखते हो, वो कहता है हाँ सर, तो बेटा समय देख कर आए हो, कितना समय है बेटा, ये जो समय देख रहे हो वो भी क्या है, गणित है बेटा। हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं उसमें 4 दीवारें हैं, ये 4 दीवारें ये भी क्या है बेटा, गणित है। यानी गणित को गणित की तरह नहीं, गणित को व्यवहारिक रूप से हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। क्या करना है बेटा, गणित को व्यवहारिक रूप से हमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि बच्चे गणित से डरने के बजाय क्या करें बेटा, उसका आनंद ले, और गणित की बेहतर शिक्षा का हम कह सकते हैं कि पाने का बच्चों का क्या है बेटा, हक है, उनका क्या है, हक है। यानी कि गणित की बेहतर शिक्षा पाने का हर बच्चे को क्या है बेटा, हक है, ये हमारा एनसीएफ कहता है। तीसरा पॉइंट है बेटा, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। कौन सा गणित सीखें बेटा, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, ठीक है। गणित के सूत्र, ठीक है, क्या है, गणित के सूत्र यांत्रिक, बेटा यहां पर यह हटाइएगा, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ, गणित के सूत्र यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। यानी कि ये सेंटेंस हमसे ये कह रहा है कि गणित केवल सूत्रों तक ही सीमित नहीं है। देखो कह रहा है कि गणित केवल यांत्रिक सूत्रों तक ही सीमित नहीं है, उससे भी आगे है बेटा, गणित क्या उससे भी आगे है, ठीक है। हाँ यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े, चल कोई डाउट बेटा यहां तक नहीं है ना, डाउट, आगे बढ़े यहां तक, चलिए। हाँ डाउट नहीं रहना चाहिए, हाँ चलो अब शायद थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, शायद नेटवर्क कुछ, एक बार कमेंट्स करिएगा सभी लोग। हाँ
ये बेटा समझ में आ गया कि भैया गणित को हमें केवल यांत्रिक चीजों तक ही सीमित नहीं करना है। क्या करना है? यांत्रिक चीजों तक सीमित नहीं करना है। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चे क्या करें बेटा? यानी कि गणित में सार्थक समस्याएं उठाएं और उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है, ये रहा बेटा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट। चल नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहा बेटा पांचवा पॉइंट। चल पांचवा पॉइंट है कि गणित की शिक्षा से बच्चे तर्क करने, सोचने और अमूल चिंतन तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। यानी एनसीएफ क्या कहता है कि गणित से क्या होता है, यानी बच्चे तर्क करना सीखते हैं, सोचना सीखते हैं, आमूल चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान की कौशल की क्षमता क्या होती है बच्चों के अंदर बिल्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। और ये क्वेश्चन आता है बेटा मूल संरचना में क्या क्या है बेटा? अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है और त्रिकोणमिति है। ये क्या है बेटा? मूल संरचना में आता है। क्या आता है बेटा ये? चल आगे बढ़े। हाँ बेटा ये सेकंड क्लास है, एक क्लास और ये 2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज क्लास लेंगे हम लोग बिल्कुल। ठीक है, चली रही है अभी तो क्लास। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा बेटा 7 पॉइंट। 7 पॉइंट कह रहा है कि बच्चे गणित को आवश्यक दैहिक गणित से जोड़ सकते हैं। यानी कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं बेटा, उन शारीरिक आवश्यकताओं से क्या कर सकते हैं बेटा? गणित को हम लोग जोड़ सकते हैं। आगे कह रहा है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम क्या कहता है? गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है। बेटा मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। गणित कैसी पाठ्यचर्या की मांग करता है? महत्वाकांक्षी हो। और महत्वाकांक्षी का मीनिंग क्या बताया था कि उच्च निम्न, हम कहेंगे कि संकीर्ण से हमें ऊंचे की तरफ चलना है, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। कैसा गणित बेटा? महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। आगे बढ़ो। आगे है महत्वाकांक्षी। ये मैं बेटा पढ़ा चुका हूं आपको कि महत्वाकांक्षी की शर्त में होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि महत्वाकांक्षी शर्त में हो कि उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास करें, ना कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति के। किसके? आगे कह रहा है 10 पॉइंट महत्वपूर्ण की शर्त में होना चाहिए। महत्वपूर्ण का बेटा मीनिंग मैंने समझाया था कि महत्वपूर्ण का जो यूज है वो हमें किस रूप में करना है कि विद्यार्थी ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करे जिस पर शिक्षक विद्यार्थी दोनों क्या कर सकें? समस्याओं को हल करने में समस्या व ऊर्जा लगा सकें और सदुपयोग कर सकें, यानी कि अपना समय दे सके। बेटा क्या कर सकें? समय दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 11 पॉइंट को समझते हैं। चलो 11 पॉइंट हमारे सामने आइए। ठीक है, 11 पॉइंट्स है कि गणित शिक्षण के मुख्य लक्ष्य गणितीयकरण करना है। बेटा गणित का मेन उद्देश्य क्या है? गणित का मेन उद्देश्य है गणितीकरण करना। क्या करना है बेटा? गणितीकरण करना। मेन उद्देश्य क्या बेटा? अगर गणित को पढ़ने से बेटा अगर आपकी तर्क शक्ति विकसित नहीं हुई तो फिर वो बेटा वो गणित नहीं है। यानी गणित कौन सा है? जिससे हमारी तर्क शक्ति विकसित होती है, वो हमारा गणित है। चलो हाँ, आगे कह रहा है कि गणित शिक्षण के मुख्य गणितीकरण करना है, अर्थात तार्किक अमूल चिंतन, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना होना चाहिए। देखिएगा 3 पॉइंट याद रखिएगा, अमूल चिंतन, ठीक है, तार्किक, संख्यात्मक कौशल। बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों द्वारा गणित के सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की जाए। बेटा गणित की सिद्धांत हम कैसे करेंगे? अधिक से अधिक हम एक्टिविटीज के द्वारा गणित की, ठीक है, करेंगे। बेटा ये 7 पॉइंट में लास्ट क्लास में करा चुका हूं तो अब नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको 7 विजन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलो आगे चलते हैं। यहां पर हमने बेटा पढ़ लिया था। चलो ये गणित की समस्या भी बेटा मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यानी कि पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने गणित की समस्या बिल्कुल डिटेल में पढ़ी थी, तो अब नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आगे आ जाइए बेटा। ये याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इसको मैं भी आगे पढ़ाऊंगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। चलो हम इसके ऊपर चलते हैं। चलो हम चलते हैं बेटा अपने पॉइंट पर आ जाएगा, और वहीं पर जो मैंने आपको ड्रॉप किया था मैं उसी पॉइंट पर ले चलता हूं। चलो आ जाएगा। ये रहा हमारा आवाज है। हम लोग यहाँ थे बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये बेटा याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
ठीक है। टेसिलेशन क्या होता है, तो टेसिलेशन जो होता है जिसमें हम बच्चों को, ठीक है, आकृतियां सिखाते हैं, ठीक है, ये होता है। चलो अब आता है सर मानका या मनका जिसे हम बोलते हैं, मानक जिसे बोल देते हैं, ठीक है बेटा, ये इंग्लिश में बीड जिसे कहते हैं, क्या होता है। इसके ऊपर बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीटेट में। ये कब क्वेश्चन आया था, ये बेटा क्वेश्चन आया था 20 दिसंबर के आसपास, ठीक है, वो 20 नहीं 21 दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम में, 21 जनवरी को, तो सॉरी, हाँ याद है, 21 जनवरी को क्वेश्चन इसकी आपके एग्जाम में आया। चलो ठीक है बेटा, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। चलो समझते हैं बेटा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या होते हैं बेटा, ये हम कह सकते हैं कि पत्थर के, हम कह सकते हैं कि गोले टाइप होते हैं, मानक जो होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, देखिएगा आप इतना याद रखिएगा, यानी कि संख्या बोध जिसे बोलते हैं, हिंदी में बैठ कहते हैं बेटा संख्या बोध का ज्ञान कराते हैं, ठीक है बेटा, भिन्न का ज्ञान कराते हैं, भिन्न का ज्ञान कराते हैं, और बेटा तीसरा पॉइंट, ठीक है, प्रतिरूप यानी कि पैटर्न। ये तीन चीजें याद रखिएगा कि हम इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो इसके लिए हम बच्चे नंबर सेंस, फ्रैक्शन, ठीक है, और बच्चे को पैटर्न, ये तीन चीजें सिखाने के लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं। हाँ ये भी सही कहा रचना ने, इसको गिनतारा भी कह देते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन गिनतारा बेटा अलग होता है, जो अभी हमने पढ़ा था गिनतारा अलग होता है, ये पत्थर टाइप के होते हैं, ठीक है, और इन पत्थर के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, ये पत्थर टाइप के होते हैं। आप वैसे इस पे देखा होगा कि गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए गले में जो माला जो होती है वो बनती है, वो भी इन्हीं की बनाई जाती है, मन का जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो याद रहेगा बेटा किसके लिए, कि हम नंबर सेंस, ठीक है, फ्रैक्शन और पैटर्न ये चीजें पढ़ाने के लिए। अब आता है बेटा आपके सामने डाटा हैंडलिंग का, बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किसका, डाटा हैंडलिंग का। अब इतना याद रखिएगा कि हम डाटा हैंडलिंग का यूज क्यों किया जाता है और करते हैं, तो हम बच्चे को डाटा हैंडलिंग से बेटा क्या पढ़ाया जाता है। देखो आप लोगों ने बड़े स्तर पर डाटा हैंडलिंग पढ़ी होगी, ठीक है, ये जो डाटा हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि सर फर्स्ट और सेकंड क्लास में डाटा हैंडलिंग से, या प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को डाटा हैंडलिंग से क्या सिखाएंगे, ठीक है, तो क्या हम सीख सकते हैं डाटा हैंडलिंग, यानी आंकड़ों का प्रबंधन जिसे कहा जाता है बेटा हिंदी में, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन जो होता है बेटा इसके द्वारा, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। देखिएगा मैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, आंकड़ों का निरूपण सिखाते हैं बेटा, क्या सिखाते हैं, ठीक है, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का निरूपण सिखाते हैं, निरूपण सिखाते हैं बेटा। एक एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि डाटा आंकड़ों के प्रबंधन के द्वारा हम बच्चों को आंकड़ों का प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि प्रेजेंटेशन, यानी निरूपण का मतलब होता है बेटा प्रेजेंटेशन, किसको, कि हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास कोई चीज का डाटा है, कि हमारे स्कूल की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, कि बेटा हमारे स्कूल में 4th क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो डाटा तो हमारे पास, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन में डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा का प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, यानी पहला पॉइंट है कि आंकड़ों का निरूपण का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन, और दूसरा बेटा हम आंकड़ों का एकत्रीकरण भी सिखाते हैं, ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट है आंकड़ों का एकत्रीकरण भी सिखाया जाता है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट है बेटा कि हम एकत्रीकरण और कलेक्शन भी सिखाते हैं, कलेक्शन। तीसरा पॉइंट भी इसी में आ जाता है बेटा, एकत्रीकरण और संग्रहण, संग्रहण। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटा, डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, डाटा, सॉरी एक चीज, सॉरी यहाँ पर एक गलती से हो गया, हाँ ये हमने लिख दिया है, तो फिर हम कलेक्शन नहीं बताते हैं, नोट लगा के इसमें लिख लेना बेटा, हम इसमें कलेक्शन नहीं सिखाते हैं, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण तो हमारे पास ऑलरेडी है, संग्रहण तो हमारे पास है, तो संग्रहण इससे नहीं, क्योंकि संग्रहण तो होता ही है, ठीक है। तो ये डाटा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होती है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग होती है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। हाँ एक चीज और ये विश्लेषण सिखाया जाता है, मैं यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। देखो तीन चीजें क्या क्या सिखाते हैं। पहला पॉइंट है कि हम इसके द्वारा निरूपण सिखाते हैं, निरूपण सिखाते हैं। दूसरा बेटा विश्लेषण सिखाते हैं,
विश्लेषण सिखाते हैं, तीसरा बेटा एकत्रीकरण सिखाते हैं, एकत्रीकरण सिखाते हैं। ठीक है, नोट लगा के लिख लेना बेटा, नोट में लिख लीजिएगा हम संग्रहण नहीं सिखाते हैं। संग्रहण का मतलब कलेक्शन, तो कलेक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये नहीं कराया जाता है, ये सिखाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इसके द्वारा बताए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आ जाएगा सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट है बेटा, यही है सबसे इंपोर्टेंट पार्ट, ये है। ये मान के चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन, हर सेट पेपर में क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, सबसे हम समझते हैं बेटा। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं किसकी, ये प्रॉपर्टीज से बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से आपके एग्जाम में बेटा क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मैं आपको एक बार बेटा समझा देता हूं, सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज है सबकी प्रॉपर्टी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जितने स्टार लगाना बेटा लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ लो बेटा यहां तक। हाँ, पहले स्क्रीनशॉट लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चल, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब इसको हम एक एक करके बेटा, एक एक करके समझाऊंगा, तब जाकर ये समझ में आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे, तब जाकर ये समझ में आएगा। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को। देखो, चलिए समझ लें। हाँ, इधर देखो, सबसे पहला पॉइंट, हिंदी बताऊंगा बेटा, हिंदी जरूरी है क्योंकि आप इंग्लिश में वहां गलती कर दोगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लेते हैं बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बताते हैं, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लेते हैं। सबसे पहली कौन सी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, हिंदी में बेटा इसे क्या कहा जाता है, समवरक गुणधर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समवरक गुणधर्म। दिखाई दे रहा बेटा, समवरक गुणधर्म। बेटा इसको क्या कहा जाता है, हिंदी वाले बेटा लिख लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, समवरक गुण। बिंदी लगा लें बेटा, समवरक। ठीक है, क्योंकि हिंदी आ जाएगी पर आप लोग कहोगे सर आपने तो बताया नहीं हमको। ठीक है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, समवरक। ठीक है, या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहां पर लिखूंगा बेटा, थोड़ा देखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बेटा ये फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं बेटा। जोड़ का ये है, एडिशन यानी कि जोड़, ये घटाव का है। ठीक है, ये गुणा का है, और ये किसका बेटा, ये भाग का है। बेटा इसको दिमाग में रट लेना, एज इट इज आ जाएगा एग्जाम में, एज इट इज। सुनो, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में कह रहा है कि, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि a प्लस बी, जैसे अगर आप इस तरीके से इसे अगर समझेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो मैं यहां पर इस उदाहरण बताऊंगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं का योग, यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग, ऐसे लिखिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, एक पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या है। अब सुनो, जैसे कि यहां हम 3 ले लेते हैं, यहां हम 4 ले लेते हैं। बेटा 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 पूर्णांक पूर्ण है कि नहीं है, पूर्णांक पूर्ण है, बिल्कुल है कि नहीं। देखिएगा, ये पूर्ण संख्या है, राइट, ये भी क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। तो याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या क्या केस बनता है कि आप दो संख्या ले लो कोई सी भी, या इसका फॉर्मूला है आप ऐसे लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कराऊं तो आप बेटर समझ सकते हैं, शायद थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको ले जाता हूं। चलिए, अब आ जाइए यहां पर। हालांकि मैंने एक दिन क्लास में आपको समझाया भी था। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी
समवर्ग गुणित, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी प्लस बराबर आर। ए का मतलब है पूर्ण संख्या, बी का मतलब भी है बेटा पूर्ण संख्या, और आर का मतलब है पूर्णांक पूर्ण संख्या। बेटा यही फॉर्मूला याद रखिएगा, यही फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अब बेटा ये एडिशन का फॉर्मूला है, इसी से तुम सारे बना सकते हो। ये एडिशन का फॉर्मूला है, किसका, जोड़ का फॉर्मूला है, इसी से तुम सारे बना सकते हो, ठीक है। ये क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्णांक संख्या ले ली हमने, ठीक है। कौन सी ले ली बेटा, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ले ली और यहाँ पर बेटा दो ले ली, दोनों को जोड़ किया तो कितना है, तीन। तीन बेटा पूर्णांक पूर्ण है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो वो पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बेटा, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया, ठीक है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी है, समझ में आया, क्लोजर प्रॉपर्टी है। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बेटा इसका माइनस भी बना सकते हैं, इधर देखिएगा, वो एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब इसका माइनस क्या बनेगा बेटा, इधर देखिएगा कि माइनस वो आपको पूछेगा यहाँ पर कि 1 माइनस यानी ए माइनस बी बराबर, ठीक है, आर। क्या ये बराबर आएगा बेटा, बोलो, क्या ये बराबर आएगा क्लोजर में, ठीक है। क्या आएगा क्लोजर में, बराबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो आप केवल एक ही केस याद रखिएगा, यही आपके एग्जाम में केस पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर। एक आपको याद हुआ, अगला पॉइंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव यानी क्रमबद्ध में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्रमबद्ध में, ठीक है। यानी कि क्रमबद्ध में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चल इधर देखिए, क्रमबद्ध में, क्रमबद्ध में समझिएगा, क्रमबद्ध में क्या होता है, क्रमबद्ध में है, देखिएगा कि ये मान लीजिएगा राम है और ये मान लीजिए बेटा श्याम है, इधर देखिएगा, ठीक है। क्रमबद्ध में करें बेटा, राम और श्याम को हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या बेटा हम लोग श्याम प्लस राम को प्लस करें तो आंसर कुछ बदलेगा, बोलो। हमने राम और श्याम को जोड़ा, जो आंसर आया, अब हमने क्या कर दिया, इनका प्लेस चेंज कर दिया कि राम की जगह श्याम को ले आए, श्याम की जगह राम को ले आए। क्या बेटा इनका कोई योग बदलेगा, नहीं बदलेगा ना बेटा, ठीक है। यानी कि 3 यानी 3 प्लस 4, ठीक है, और मैं कहूं कि 4 प्लस 3, क्या उत्तर अलग अलग आएगा, क्या आप कहोगे सर नहीं आएगा, बराबर आएगा। तो याद रखिएगा, ए योग के केस में, अगर जोड़ के केस में अगर क्रमबद्ध में किया जाता है तो उनका हम कहेंगे योग वही रहता है, बदलता नहीं है। देखिएगा ये फॉर्मूला बेटा हमसे यही कह रहा है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर लगा है और b प्लस ए अगर आप करोगे तो उसका क्या आएगा, सेम वही आएगा, वो बदलेगा नहीं। समझ में आ गया बेटा, बदलेगा नहीं। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब सुनो बेटा, लेकिन आप ये सोचो, क्या बेटा हम इसका माइनस बनाएं, क्या हम इसका माइनस बनाएं, जैसे 3 में से बेटा हमने 4 को माइनस किया और 4 में से बेटा हमने 3 को माइनस किया, क्या बराबर आएगा। देखो 3 में से 4 को माइनस किया तो -1 आया, ठीक है, और 4 में से, ठीक है, 3 को माइनस किया तो बेटा कितना आया, 1 आया। 1 आया कि नहीं आया, यानी ये -1 है और बेटा ये क्या है, +1 है। यानी इसका मतलब है कि सर घटाव के केस में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बेटा, बराबर नहीं होते। तो देख लो बेटा, देखो, ठीक है, क्रमबद्ध में ये देखिएगा, ठीक है। यानी कि घटाव के केस में क्या होगा बेटा, a माइनस बी करोगे और b माइनस ए करोगे तो दोनों का जो योग है, हम कहेंगे दोनों का जो रिजल्ट है बेटा वो इक्वल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। एक केस समझ में आ गया, लेकिन बेटा गुणा के केस में देखो कि बेटा अगर हम 3 का गुणा 4 से करें
और 4 को गुणा 3 से करें, क्या अलग अलग आएगा भैया? इसका मल्टीप्लाई किया 12 आया, इसका मल्टीप्लाई 12 आया। इसका मतलब है कि क्रम विनिमय और योग हम कहेंगे जोड़ के केस में और किसके यानी गुणा के केस में दोनों समान रहते हैं यानी बराबर होते हैं। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट, ये समझ में आ गया दोनों केस बेटा। ये केस और ये केस दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन बेटा डिवाइड में क्या ऐसा होगा? बोलो कि 3 में यानी भागित 3 भागित 4 भागित 3। ठीक है, 3 भागित 4 और 4 भागित 3। बताओ क्या बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आंसर लगेगा बेटा? नॉट इक्वल का निशान लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कि सर इक्वल नहीं है। देखो आपको देखिएगा, ये रहा आपके सामने। हाँ, ये देखो बेटा, ये केस समझ में आ गया? देखिएगा दोनों केस समझ में आए आपको? ठीक है, दोनों केस समझ में आ गए। मैंने बेटा आपको ये केस अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जामिनर आपको 2 संख्या दे देगा और फिर वो पूछेगा कि यहाँ पर क्या है। तो देख लेना बेटा, संख्या अगर अदल बदल रही हो तो क्रम विनिमय लगा देना। आंसर क्या बनेगा? क्रम विनिमय लगेगा। समझ में आ गया बेटा? क्या लगेगा? क्रम विनिमय लगेगा। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही हो, बट हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेटा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम कल से परेशान थे, बल्कि 2 दिन हो गए हमको इसको लेकर। ठीक है, अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब कल हम इसके बारे में और बात करेंगे। मुझे एक बार कमेंट्स करके बता दो कि हाँ सर ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मुझे समझ में आ चुकी है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में वही होता है। अब बेटा मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। आ जाओ, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। यानी जैसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में जिसे सहचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहचार्य प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो सहचार्य कहा जाता है। आ जाओ, सहचार्य प्रॉपर्टी समझते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी वाले बेटा लिख लेना हिंदी में, नहीं बाद में आपको सर आपने बताया नहीं हमको। चलो यहां तक समझ में आया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कहां से हो आप? सरिता शर्मा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बेटा आपका कमेंट समय, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जीवन कौशल की वीडियो आप हमारी देख रहे हैं। बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेटा, और मेहनत करो। ठीक है बेटा, जीवन कौशल की तगड़ी वीडियो है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ इधर बेटा। हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज करेगी बेटा तो बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेगी। कौन सी करेगी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो आ जाओ इधर, इस पॉइंट को सुनो बेटा। ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, YouTube पे तुम सर्च कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं। चलो अब समझते हैं बेटा इस पॉइंट को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिएगा, एडिशन के केस में क्या होगा? आप तो क्या करोगा? 1 प्लस कोष्ठक, ठीक है एंड सॉरी a प्लस कोष्ठक b प्लस c बराबर a प्लस कोष्ठक a प्लस b, ठीक है, और प्लस c। यानी याद रहेगा कि सर ठीक है, एडिशन के केस में क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट के केस में बराबर नहीं होता है। जैसे बेटा हम मान लेते हैं a की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, और c की वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं। अब जरा हम इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। चलो हम देखते हैं भाई, चेक करते हैं। देखो इधर देखो, हमने यहां पर रखा बेटा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है बेटा? हमने 1 रख दिया। b की वैल्यू कितनी बेटा? 2 है। c की वैल्यू कितनी मान ली बेटा? हमने 3 मान ली। ठीक है, कोई भी मान लो बेटा, ऐसा नहीं है कि बेटा यही मानना है, जो आपको मानना है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? 1 है। b की वैल्यू कितनी है? 2 है। प्लस कितनी है? 0 है बेटा। जरा जोड़ते हैं हम लोग इसको आपस में। ठीक है बेटा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? यानी कि 2 और 5 आएगा, और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा 3 आएगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? हमारी ठीक है सेटिस्फाई हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, लेकिन बेटा ये क्या कह रहा है कि जोड़ के घटाव के केस में ऐसा नहीं होगा। जरा हम देख लेते हैं बेटा, चेक करके देखते हैं। क्या करते हैं? चेक करके देखते हैं कि 1 यहां रखते हैं, ठीक है, 2 यहां रखते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं हम 3 कर देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में 1 यहां रखते हैं, ठीक है, और माइनस क्या कर देते हैं बेटा? ठीक है, माइनस हम लोग यहाँ 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? 2 कर देते हैं, और -3 कर देते हैं। ठीक है, क्या बेटा यहां पर अगर हम इस केस को करेंगे यहाँ पर सॉल्व, देखो -1 आया बेटा, ठीक है, और -1, और ये भी क्या है? -3। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? माइनस के, यहाँ पर कितना आएगा? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1 बचेगा। समझ में आ गया? यदि हम कहेंगे तो बेटा क्या बनना है? ये नॉट इक्वल का केस बनना है।
क्या बनना है बेटा, नॉट इक्वल का केस बनना है। चलो दो केस समझ में आ गए कि सर एडिशन का केस ये है और सब्ट्रैक्शन का केस ये है, पर मल्टीपल में बेटा क्या होता है, देखिएगा दो चीज याद रखिएगा कि मल्टीपल में क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल में और एडिशन में दोनों में सेम होता है, लेकिन बेटा डिवाइड में इक्वल नहीं आता है। डिवाइड में क्या होता है बेटा, इक्वल नहीं आता। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट। चलो अगली प्रॉपर्टी समझते हैं बेटा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, वितरण गुणधर्म के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से, वितरण गुणधर्म बेटा, वितरण गुणधर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वितरण गुणधर्म। ठीक है बेटा, फॉर्मूला इसका लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, जो नहीं लिख रहे हैं बेटा गलती कर रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर से ही क्वेश्चन आए हैं बेटा, इससे पहले क्वेश्चन आए ही नहीं थे इसके, लास्ट ईयर से क्वेश्चन। इधर देखिएगा बेटा, ए गुणा, देखिएगा ए गुणा कोष्टक बी प्लस सी बराबर, ठीक है, ए गुणा प्लस ए सी बराबर, ठीक है, यानी ए गुणा सी, ठीक है। तो ये किसका केस है बेटा, ये किसका केस है, ये किसका एडिशन का केस है, ठीक है। अब सुनिएगा, याद रखिएगा कि माइनस के केस में भी यहां पर क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। देखो इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी बनती नहीं है। देखिएगा मल्टीपल की और डिवाइड की बेटा इसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती, इसलिए यहां पर क्या लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि किसमें नहीं बनता बेटा, इसमें नहीं बनता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बेटा दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, आइडेंटिकल जो है बेटा, इसके दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। चलो तत्समक जिसे कहा जाता है, तत्समक, ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, इसको समझिएगा। आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, इधर देखिएगा, देखो आइडेंटिटी में क्या कह रहा है कि अगर हम a के साथ में, अगर हम a के साथ में जीरो को जोड़ेंगे तो बेटा जीरो आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। यानी कि देखिए ये कह रहा है कि a के साथ में हम जीरो को जोड़ें या जीरो के साथ में हम क्या जोड़ें बेटा, ठीक है, इसको a को जोड़ें बेटा, तो क्या आएगा, a ही आएगा। यानी कि इसको हम 1 मान लेते हैं, और 1 के साथ में तुम जीरो को ऐड करो या जीरो के साथ में तुम 1 को ऐड करो, तो बेटा हर केस में 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। यानी कह रहा है कि तुम क्या करो, हाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम a के साथ में जीरो को जोड़ोगे तब वही आएगा ना, a ही तो आएगा बेटा ना, ठीक है। तुम जीरो, यानी कि तुम a के साथ में किसी संख्या के साथ में तुम जीरो को जोड़ोगे तो वही प्राप्त होगा, या हम कहेंगे कि जीरो के साथ में किसी को जोड़ोगे तो वही प्राप्त होगा। तो ये पहला केस है बेटा, याद रखिएगा क्या है, पहला केस है। आगे कह रहा है इसका तो बनता नहीं है बेटा, इसका गुणा का केस बनता है, और ये कह रहा है कि तुम 1 के साथ में तुम अगर a कोई भी संख्या का गुणा करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं a कितना मान लेता हूं, 25 मान लेता हूं, तो ये कह रहा है कि तुम 1 के साथ में, यानी तुम a के साथ में बेटा तुम किसी भी संख्या का गुणा करो, तुमको वही संख्या मिलने वाली है। जैसे मैंने a को मान लिया, कितना मान लिया बेटा, मैंने a को 500 मान लिया, कितना मान लिया मैंने, a को 500 मान लिया। अब बेटा मैं a गुणा 500 करूंगा, यानी कि 1 में गुणा किसका करूंगा मैं, ठीक है, 500 का करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 500 ही मिलेगा। यानी मैंने a को क्या माना, तो ये वही कह रहा है कि आपको a ही मिलेगा, हर कंडीशन में क्या मिलेगा, आपको a ही मिलेगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े बेटा, तो ये प्रॉपर्टी हमने लोगों ने बेटा समझी, ठीक है। एक बार फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने समझ ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चलो आगे की तरफ चलते हैं। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। बेटा शेयर करिएगा अगर आपको जीवन कौशल की वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुंचाइएगा। सरिता जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। आप समझते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन, बहुत अच्छा पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। यहां तक समझ में आया, एक बार कमेंट्स करके बताइए जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक बार बेटा कमेंट्स करके बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हम है कि अगर हमें बच्चों का कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन करना है, अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन करना है तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें संकल्पनाएं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर देना चाहिए। यानी हमें क्या करना चाहिए, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को
क्या करना चाहिए बेटा, स्पष्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। क्या चाहिए बेटा, स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम क्या करें बेटा, उसके बाद अभ्यास कराएं। क्या कराएं बेटा, उसके बाद बच्चे को हम क्या कराएं, अभ्यास कराएं। यानी कि गणित में सबसे पहला काम क्या है बेटा, अगर हमने बच्चे को ये नहीं बताया कि 2 + 2 4 होता है और हम बच्चे को अभ्यास कराए जा रहे हैं, बेटा ये बेकार है गणित। यानी पहले हम क्या करें, पहले हम क्या करें बेटा, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर कर दें। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि सबसे पहले संकल्पनाएं और प्रोसेस, कि बेटा 2 + 2 4 कैसे होता है, इसकी प्रोसेस पहले बच्चे को बता देनी चाहिए। उसके बाद में आपको आगे चीजें कराना चाहिए। समझ में आगे बढ़े, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे समझते बेटा यहां तक। अगला पॉइंट हमारा सेकंड देखिएगा, ये कह रहा कि पहले हमें ठीक है गणित के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, गणित के बीच में क्या करेंगे, यानी कि उन कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन बनाएंगे। यानी कि अवधारणाओं को समझना, अवधारणाओं को क्या करना बेटा, अवधारणाओं को समझना। क्या करना बेटा, अवधारणाओं को समझना, ठीक है। उसके बाद क्या करना बेटा, उसके बाद उनके बीच में क्या करना बेटा, संबंध बनाना। क्या बनाना, संबंध बनाना, ठीक है। याद रखिएगा, पहले हमें उन अवधारणाओं को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये किसकी बात के लिए कर रहा है भैया, एक शिक्षक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक टीचर को पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, समझने के बाद में उनके बीच में संबंध बनाना है। क्या करना है, संबंध बनाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आ चुका है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। बेटा जीरो की अवधारणा, ये क्वेश्चन आया है सीटेट में, यानी कि जीरो की अवधारणा, शून्य की अवधारणा, शून्य की अवधारणा। अब बेटा जरा हम समझ लेते हैं कि शून्य की अवधारणा क्या होती है। देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम बच्चे को क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चे को जीरो बताएंगे कि बेटा संख्या बताएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पहले हम जीरो पढ़ाएं कि संख्या पढ़ाएं। तो डियर स्टूडेंट, अगर बच्चे को हम जीरो बताएंगे तो जीरो कैसे बताएंगे, जीरो का तो बेटा कोई मूर्त रूप है भी नहीं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, अगर बच्चे को नहीं पता है 1 2 3 4 नहीं पता बच्चे को, तो तुम भैया उसको जीरो बताओगे कैसे, कोई तरीका है तुम्हारे पास जीरो बताने का। अगर बच्चे को संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो तुम जीरो कैसे बता सकते हो, ठीक है। यानी कि सर हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या जरूरी है, कि सबसे पहला है कि हम बच्चे को क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, संख्या का ज्ञान कराएंगे। किसका ज्ञान कराएंगे बेटा, संख्या का ज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, संख्या का ज्ञान कराएंगे। संख्या का ज्ञान क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले संख्या का ज्ञान कराएंगे फर्स्ट। यानी कि हम बच्चे को संख्या बताएंगे कि बेटा 1 2 3 4। जब बच्चा संख्या समझ जाए उसके बाद तुम क्या करोगे बेटा, उसके बाद तुम जीरो की ज्ञान कराओगे, यानी शून्य का ज्ञान कराओगे। कैसे कराओगे, समझ में आ गया। सबसे पहले संख्या सिखाई जाएंगी, उसके बाद में जीरो की अवधारणा बच्चे को बताई जाएगी। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो में हम कहेंगे कि पहले संख्या सिखाएंगे, उसके बाद जीरो की अवधारणा सिखाई जाएगी। अब आता है कि सर जीरो की अवधारणा कैसे सिखाएं, जोड़ के द्वारा सिखाएं, घटाव के द्वारा सिखाएं, सब्ट्रैक्शन जिसे व्यवकलन कहा जाता है, ठीक है, गुणा के द्वारा सिखाएं, भाग के द्वारा सिखाएं। बेटा जीरो बताएं तो कैसे बताएं, क्या ऐसे बताएं बेटा कि आपके पास 9 संख्या है, 9 वस्तु है, एक वस्तु और हो गई तो 10 हो गई, क्या बेटा इस तरीके से हम इसको जीरो बताएं। बेटा अगर ऐसे बताएंगे तो ये लेवल कहीं ना कहीं बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे सर, इससे आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये होता, सबसे बेस्ट तरीका होता है जीरो सिखाने का, व्यवकलन सबसे बेस्ट होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे बेस्ट होता है बेटा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या है बेटा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि बेटा आपके पास एक वस्तु है, या मेरे पास एक टॉफी है, यानी मेरे पास एक चॉकलेट है। बेटा मेरे पास
मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चॉकलेट है। मेरे पास क्या बेटा, एक चॉकलेट है, ठीक है। और उस चॉकलेट को आपने ले लिया तो अब मेरे पास क्या बचा, तो बच्चा कहेगा आपके पास कुछ नहीं बता। यानी कि बेटा जहां कुछ नहीं होता है वहीं पर जीरो होता है। बेटा जीरो कहां होता है, यानी जहां पर कुछ नहीं होता है वहीं पर क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ गया, कहां पर बेटा, जहां कुछ नहीं होता है वहां जीरो होता है। चल ठीक है, तो कुछ नहीं की जगह कुछ नहीं की जगह बेटा हम क्या बताएंगे कि बेटा जहां कुछ नहीं है वहां जीरो आता है। फिर तुम बच्चे को चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। समझ में आ गया कि सर कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कोई डाउट नहीं आता बेटा, कल पूरा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, मेरा इतना समय नहीं है, ठीक है। आज क्लास चल रही, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को, चलो बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है बेटा, आ जाइएगा। बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेटा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, लास्ट ईयर क्या, इसके ऊपर तो हर बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। चलो हाँ, यहां तक समझ में आया एक बार, जितने लोग जुड़े हैं, रवि, ठीक है, जानवी, मानू, निधि, नैन्सी, नियति, अभिजीत, गौतम, अन्नू, सुलेखा, प्रिया, सरिता, दिया, दिव्या, अनम, बेटा कोई डाउट यहां तक, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी बट बेटा हम मैनेज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलो कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े। मैं एक बार देख तो ले ऊपर वीडियो चल कैसी रही है, चलिए। आवाज तो सही आ रही है ना, चलो आ जाओ बेटा। हिंदी में लिखूं मैं इसको, चलो हिंदी में बेटा इसे कहा जाता है क्या, हिंदी में इसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक जमा कहा जाता है। और इसे बेटा कहते हैं तुलनात्मक व्यवकलन या घटा, तुलनात्मक, ठीक है, व्यवकलन। इधर देखो, तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा, बस इसको समझ लो बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुनो, तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन एडिशन और कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन, समझ लीजिएगा। कंपैरिजन एडिशन क्या होता है बेटा और कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको समझिएगा। देखो कंपैरिजन एडिशन की बात करें, इधर देखो, कंपैरिजन एडिशन का मतलब है क्या है, कंपैरिजन एडिशन का मतलब, उदाहरण से बेटा समझाऊंगा, ठीक है। उदाहरण अगर आपने समझ लिया तो आप इसको समझ गए बेटा, और उदाहरण अगर आप नहीं समझ पाए तो बेटा आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इधर देखो, जैसे राम को स्कूल जाने में, राम को स्कूल जाने में, राम को स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं बेटा, 10 मिनट लगते हैं। श्याम को राम से बेटा कितने, श्याम को राम से 6 मिनट अधिक लगते हैं, 6 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताओ कि श्याम को कितना समय लगता है, श्याम को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। अब सुनो, यहां पर हम ऐड करें कि यहां पर हम जोड़ दें, बताओ यहां पर एडिशन किया जाए कि सब्ट्रैक्ट किया जाए। बेटो अगर हमें श्याम का निकालना है तो मुझे ये बता दो, श्याम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि राम को 10 लगता है, इसको 6 लगता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे। तो बेटा यहां पर ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे कंपैरिजन एडिशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, कंपैरिजन एडिशन हुआ है।
इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को कंपैरिजन एडिशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? जब हम तुलना करें, क्वेश्चन में स्पष्ट दिख गया कि सर यहाँ पर एडिशन होगा, क्या होगा, यहाँ पर ऐड किया जाएगा, यही बेटा कंपैरिजन एडिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपैरिजन एडिशन। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं बेटा, इसका लेते हैं। जैसे मैं इसी उदाहरण को लेता हूं, ठीक है। जैसे गीता को स्कूल जाने में, गीता को स्कूल जाने में बेटा कितना समय लगता है? गीता को स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है बेटा? 10 मिनट लगता है, ठीक है। और सीता को स्कूल जाने में बेटा, सीता को गीता से 6 मिनट कम लगता है। 6 मिनट कम लगता है। तो बताओ सीता को कितना समय लगता है? अब बेटा सीता का हमसे पूछ रहा है, क्योंकि गीता तो दिया है कि गीता को 10 मिनट लगता है, लेकिन सीता को 6 मिनट कम लगता है। तो अब हम क्या करें बेटा, 6 मिनट कम लगता है, तो यहां पर हम निकालने के लिए ऐड करें कि माइनस करें? बोलो। अब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, 10 में से माइनस कर देंगे, राइट। 10 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, यानी 4 मिनट आ जाएगा। ये 4 मिनट क्या है बेटा, ये तुलनात्मक व्यवकलन जिसे कहा जाता है, यानी इसे क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको तुलनात्मक घटा भी कह देते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं आता? ये दोनों चीज समझ में आई? एक बार कमेंट्स करके बताओ, बोलो जल्दी से। मैं अगले पॉइंट पे चल रहा हूं बेटा, ज्यादा समय नहीं अपने पास में। चल आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा, आ जाओ, ठीक है। दोनों में कोई डाउट? कंपैरिजन एडिशन और कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया? अब आ जाओ बेटा, ठीक है। यानी कि संवर्धन क्या होता है, ठीक है, वृद्धि क्या होती है, जरा हम ये समझा देता है, ठीक है। यानी एडिशन, ये एज है बेटा, एडिशन एज, ठीक है, ठीक है। एगमेंटेशन और एडिशन एज, ठीक है, एग्रीगेशन। चलो इसको बेटा समुच्चय भी कहा जाता है, समुच्चय भी कहते हैं, और इसको वृद्धि कहा जाता है। चलो दोनों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं बेटा, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन आया था। इधर देखो, जैसे राम के पास बेटा वृद्धि में क्या होता है, देखिएगा सर, मैं वृद्धि आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूं बेटा। वृद्धि में क्या होता है, ठीक है, या समुच्चय की बात करें, इसे संवर्धन कहा जाता है, इसे संवर्धन कहते हैं, इसे संवर्धन भी कहते हैं, वृद्धि भी कहते हैं, संवर्धन भी कहते हैं, ठीक है। इसको समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय क्या होता है, देखो जब बेटा जब हम दो वस्तुओं को मिला दिया जाए, जब ए वस्तु को बी वस्तु में मिला दें, जब ए वस्तु को बी वस्तु में क्या करते हैं बेटा, बी वस्तु में मिला दें। जैसे ए बॉक्स में एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 बॉल है बेटा, कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं, ठीक है। और बी बॉक्स में बेटा कितनी गेंदें हैं, बी बॉक्स में 5 गेंदें हैं, ठीक है। तो हमने ए प्लस बी बॉक्स को दोनों को मिला दिया गया, और मिलाने से टोटल गेंदें कितनी हो गई, तो टोटल जो गेंदें हो गई वो कितनी हो गई, यानी एक में 10 थी, बी में 5 थी, दोनों को मिलाया तो टोटल गेंदें कितनी हो गई, 15 हो गई। बेटा ये जो मिलाया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको समुच्चय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समुच्चय कहा जाएगा। लेकिन संवर्धन में क्या होता है कि मिलाया नहीं जाता है, बट इसमें भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है कि आपके पास मोबाइल है, यानी राम के पास 9,000 रुपए का मोबाइल है, 9,000 रुपए का क्या है बेटा, मोबाइल है, 9,000 रुपए का मोबाइल है, बेटा कितने का मोबाइल है, 9,000 रुपए का मोबाइल है, ठीक है। अब वह 9,500 रुपए का हो गया है, अब वह 9,500 रुपए का हो गया बेटा। 9,000 से कितना हो गया, 500 हो गया। इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मिलाया नहीं है कुछ बेटा, हमने कुछ मिलाया नहीं है इसमें कुछ भी हम लोगों ने मिलाया नहीं है। क्या नहीं किया बेटा, इसमें हमने कुछ भी मिलाया नहीं है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स
यानी कि ठीक है, संवर्धन में मिलाया नहीं जाता है, बट अपने आप उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी यहां पर चीजें बढ़ जाती हैं, बट विदाउट कैसे, ठीक है, मिलाने के द्वारा। बट इसमें दो वस्तुओं को मिलाया जाता है, और इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन दोनों ईयर ही आए हैं। यानी 2018 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2022 में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बेटा, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सुनिएगा, संवर्धन में मिलाया नहीं जाता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कि जैसे ये पेन में 10 रुपए का लेकर आया था, अब ये पेन की कीमत 15 रुपए हो गई, तो इसके मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई कि नहीं हुई, वृद्धि हो गई। मैंने मिलाया नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है, यानी उसे बेटा समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो, हाँ, यहां तक समझ में आ गया? एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो बेटा, जितने लोग जुड़े हैं, जितने विद्यार्थी को जुड़े हैं बेटा, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े। हाँ बेटा, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हमारी रंग लानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नियति, कुमारी, दिव्या, हाँ, शिवांगी, कोई डाउट बेटा? नो डाउट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अगले पॉइंट आ जाओ, हाँ, आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा, वैसे तो इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस आपसे क्वेश्चन इतना कहेगा, सुन लो। क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये होगा कि भैया एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है, और एक विद्यार्थी से कहा गया कि 7 दहाई में 7 इकाई जोड़ो। 7 दहाई में 7 इकाई जोड़ो। 7 इकाई जोड़ो बेटा, कितनी इकाई जोड़ो? 7 इकाई जोड़ो। ठीक है, कितनी इकाई जोड़ो बेटा? 7 इकाई जोड़ो। किसमें? 7 दहाई में। बच्चे ने क्या कर दिया, 7 + 7 करके उसने 14 लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया उसने? 14 लिख दिया। क्या लिख दिया उसने? 14 लिख दिया। ठीक है, तो बेटा यहां पर एग्जामिनर पूछेगा कि बच्चे को क्या नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि यहां पर बच्चे को बेटा किसकी समझ नहीं है? स्थानीय मान की समझ नहीं है। और स्थानीय मान की समझ कैसे कराई जाती है? तो वैल्यू चार्ट या टेबल चार्ट जिसे बोलते हैं, बेस 10 भी कहा जाता है बेटा इसे। ठीक है, बेस 10 भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बच्चा ऐसी मिस्टेक कर रहा है, तो फिर हम उसको क्या कराएंगे बेटा? उसे स्थानीय मान का ज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे? या उसको किसकी समझ नहीं है बेटा? स्थानीय मान की समझ नहीं है। आगे बढ़ो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बेटा। बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरे 15 के 15 क्वेश्चन तुम्हारी उसमें एग्जाम में छपे मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है बेटा। वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, डिलीट नहीं करूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। 15 के 15 आपको क्वेश्चन छपे मिलेंगे, बस दोनों वीडियो देखकर जाना। कंडीशन ये है बेटा, दोनों वीडियो देखकर जाना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा ये रहा आपके सामने। बेटा हम बच्चों को याद रखिएगा कि बच्चों को कक्षा 3 तक, बेटा याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कक्षा 3 तक हम बच्चों को फ्रैक्शन बताते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में बेटा हम क्या नहीं बनाते हैं, बताते हैं। नोट लगा के लिख लेना कि बच्चों को हम भिन्न समझाई जाएगी। लेकिन भिन्न बेटा बच्चों को कैसे समझाई जाएगी? देखो, भिन्न ऐसे समझाएंगे, कागज मोड़कर समझाएंगे। ठीक है, ऐसा गोला कर लेंगे, ऐसे करके बताएंगे, इस प्रकार से बताएंगे, ऐसे बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा क्या नहीं पढ़ाया जाता है, तो सुन लो भैया। भिन्नों का जोड़ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, जोड़ नहीं बताते हैं, घटाव नहीं बताते हैं, गुणा नहीं बताते हैं, भाग नहीं बताते हैं। यानी ये नहीं बताया जाएगा कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता बेटा। ठीक है, यानी कहां तक? कक्षा 3 तक तो ये बच्चे को बिल्कुल बताया ही नहीं जाता है। समझ में आ गया? कैसे पढ़ाएंगे बेटा? यानी कि बच्चे के पास जो है वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सब बेटा फ्रैक्शन पढ़ाने के तरीके हैं कि हम बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लग रही है, उम्मीद करते हैं बेटा कि मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत हमारी सफल होगी। और क्लास में बेटा थोड़ी बहुत नेटवर्क इशू है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी क्लास में आ जाएगा। वो तब बेटा बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉपी पेन निकालो भैया, कॉपी पेन निकालो बेटा, लिख लो भैया। जब तक मैं पानी पीता हूं तब तक कॉपी पेन निकालो। ठीक है, ऐसे छपे मिलेंगे। ठीक है,
एज इट इज बेटा छपे मिलेंगे। बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है, बहुत से विद्यार्थी ठीक है इस क्वेश्चन को लेकर बड़े परेशान हैं, पर आप परेशान नहीं होंगे। चलो आ जाओ भाई बेटा, चलिए बेटा हेडिंग डाल दो। हेडिंग क्या है, ठीक है कि चलिए हाँ बेटा ये थ्योरी है, किसकी है, ठीक है डीन्स की थ्योरी है ये, डीन्स आपकी याद रखिएगा। डीन्स ने मैथमेटिक लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है दिखाई दे रहा होगा बेटा बोर्ड पर, मैं नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं हिंदी में लिख दूंगा, इधर देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था बेटा, 2022 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा अभी आपको याद आ जाएगा। सुनो बेटा, किसकी थ्योरी है, डीन्स की थ्योरी है। कौन सी, मैथमेटिक लर्निंग, ठीक है 4 बेसिक प्रिंसिपल। बेटा इसने कितने प्रिंसिपल बताए हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं, यानी कि गणितीय अधिगम के 4 सिद्धांत किसके द्वारा, डीन्स के द्वारा। बेटा किसके द्वारा, डीन्स के द्वारा। हेडिंग डाल ली कि डीन्स ने गणितीय अधिगम के 4 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए बेटा, 4 सिद्धांत दिए हैं, यानी डीन्स ने, डीन्स के गणितीय अधिगम के सिद्धांत, गणितीय अधिगम के सिद्धांत, गणितीय अधिगम के सिद्धांत। बेटा गणितीय, हेडिंग सभी डालो बेटा, हेडिंग सभी लोग डालो। चलो सबसे पहला है डायनेमिक प्रिंसिपल। सबसे पहला है बेटा डायनेमिक यानी कि परिवर्तिता या गत्यात्मक सिद्धांत। बेटा गत्यात्मक सिद्धांत पहला है, गत्यात्मक सिद्धांत। बेटा ये सिद्धांत ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, मीनिंग नहीं पूछता, सीधा सिद्धांत दे देगा, ठीक है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्रम से लगाने को आया था, किसमें आया था बेटा, केवल क्रम से आपको लगाना था। लास्ट ईयर जो था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रम से। दूसरा बेटा ठीक है परसेप्चुअल वर्बिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि इसे बेटा हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, ठीक है परिवर्तिता सिद्धांत, परिवर्तिता सिद्धांत। बेटा दूसरा सिद्धांत है, ठीक है नंबर डाल लेना बेटा, सीधा लाइन केवल सीक्वेंसली पूछा था, लास्ट ईयर सीक्वेंस से पूछा था। पहला प्रिंसिपल कौन सा बेटा, पहला है कौन सा, इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा यार इस भेजे में अंदर। पहला कौन सा है, डायनेमिक प्रिंसिपल। मुझे कमेंट्स में लिख दो तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को याद हो गए। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, जितने आप लोग जुड़े हैं, अगर आप एक बार कमेंट्स में लिख दोगे, गारंटी है बेटा तुम लोगों को याद हो जाएंगे। चलो पहला कौन सा बेटा, डायनामिक है। दूसरा कौन सा बेटा, परसेप्चुअल वर्बिलिटी, ठीक है प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा बेटा, परसेप्चुअल वर्बिलिटी। तीसरा कौन सा बेटा, मैथमेटिकल वर्बिलिटी प्रिंसिपल, यानी गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत। तीसरा कौन सा बेटा, गणितीय, तीसरा है गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत। परिवर्तिता सिद्धांत है बेटा, कौन सा है, सिद्धांत, ठीक है सिद्धांत, ठीक है। चौथा कौन सा बेटा, चौथा है, अरे जो फेवरेट आपका कौन सा बेटा, कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है। कौन सा लिखा है बेटा, चौथा कौन सा है, चौथा है बेटा आपके सामने कौन सा, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक है। कौन सा है, रचनात्मक। बेटा जब तक याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा, ठीक है जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो बहुत बढ़िया दिव्या, हाँ सभी लोगों को कमेंट्स आना चाहिए, स्पेशल किसी एक स्टूडेंट का नहीं, सभी लोगों का। देखो दोबारा से इधर देखिएगा, हाँ नैन्सी बहुत बढ़िया है। पहला कौन सा बेटा, सबसे पहला डायनेमिक है, दूसरा परसेप्चुअल है, तीसरा बेटा मैथमेटिकल वर्बिलिटी है, और चौथा बेटा कंस्ट्रक्टिव है। चौथा कौन सा बेटा, कंस्ट्रक्टिव है। एक बार फिर से, मैं फिर से कह रहा हूं एक बार बेटा, 4 प्रिंसिपल बताए हैं। कितने प्रिंसिपल बताए बेटा, 4 प्रिंसिपल बताए। चलो एक बार फिर से बेटा बता रहा हूं, फिर आ जाएगा, याद होने चाहिए बेटा। यानी कि डीन्स ने मैथमेटिकल लर्निंग के 4 जो प्रिंसिपल दिए हैं, पहला कौन सा है, डायनामिक है, दूसरा परसेप्चुअल वर्बिलिटी है, तीसरा मैथमेटिकल वर्बिलिटी है, और चौथा बेटा कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है। कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है। आगे चलते हैं, बहुत बहुत वेरी नाइस बेटा, जो लोग लिख रहे हैं
बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे बेटा, बहुत, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आ जाए, हाँ आगे बढ़े सभी लोग बेटा, जितने लोग जुड़े हैं कमेंट्स करते चलिएगा। बहुत बढ़िया, प्रिया, नियति, नैन्सी, अजीत, हाँ बेटा रिप्लाई करो सभी लोग। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। आ जाए अगले पॉइंट पे चले, इसको समझ ले बेटा, इन प्रिंसिपल को हम लोग समझ लें। चलिए अब हम इन प्रिंसिपल को समझेंगे। ये कह रहा है कौन से प्रिंसिपल है बेटा, ये मैंने आपको याद करी क्लास में एक दिन आपको, और जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ते हो तो कहेंगे सर ये तो सब कुछ आप हमें क्लास में करा चुके हैं। वो लोग करा चुके हैं कि नहीं करा चुके बेटा, एक चीज आपको क्लास में कराई है, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर नहीं कराया है। चलो हेडिंग हिंदी में क्या कहते हैं, गणना और मात्रा सिद्धांत। ठीक है, कौन सा बेटा, गणना और मात्रा सिद्धांत। चलो गणना और मात्रा सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, ठीक है, गणना और मात्रा सिद्धांत। चलो गणना और मात्रा सिद्धांत आइए, पहला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीधा आएगा, बस कुछ नहीं करना, आपको टिक कर देना है। सीधा आपके एग्जाम में लिखा आएगा, सीधा आपको टिक कर देना। क्या करोगे टिक, देखिएगा ये क्या कह रहा है कि 1 to 1, ठीक है, क्रॉसपॉन्डेंस, मतलब ये हिंदी में अगर हम इस चीज को कहें बेटा, तो हिंदी में हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि हिंदी का मतलब, इसका मतलब होता है कि एक या एक एकीकरण भी बोल देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि जो संख्या होती है उन संख्याओं को केवल एक बार ही गिना जाता है, यानी एक संख्या को दो बार नहीं गिना जाता है। जैसे इसका सीटेट में एक एग्जाम आया हुआ था कि एक बच्चा जो है वो गणना करते समय क्या कर रहा है, गणना करते समय कुछ संख्याओं को दो बार काउंट कर रहा है, यानी कुछ संख्याओं को क्या कर रहा है, कुछ संख्याओं को क्या कर रहा है बेटा, दो बार काउंट कर रहा है। तो उसके अंदर किसकी कमी है, तो आप कह दोगे 1 to 1, ठीक है, क्रॉसपॉन्डेंस की कमी है। किसकी कमी है, अगर बच्चा यानी किसी वस्तु को दो बार काउंट करता है, इसका मतलब इसकी कमी है। इसका मतलब बेटा जो संख्या होती हैं उनको केवल एक बार ही गिना जाता है। तो लिख लेना, किसी संख्या को एक बार ही गिना जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु को केवल एक बार ही गिना जाता है। तो यहां पर बेटा आप लोग लिख लेना कि प्रत्येक वस्तु को एक बार ही गिना जाता है, प्रत्येक वस्तु को एक बार ही गिना जाता है। ठीक है, चलो आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा। हाँ चल अगले पॉइंट पे चलते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट आपके सामने, ठीक है, कंजर्वेशन। अगर हम बेटा कंजर्वेशन से पहले मैं आपको लैक ऑफ कंजर्वेशन बता देता हूं, ठीक है, कि लैक ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। हाँ यहां तक समझ में आया, देखो कंजर्वेशन का मतलब ये है, देखो ये पिक्चर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देखिएगा ये कहता है कि कंजर्वेशन का मतलब ये है कि संख्या फैली हुई हो, चाहे वो एक साथ हो, संख्या उतनी होंगी। जैसे मान लीजिएगा यहां से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या बेटा, कितनी संख्या है, 10 संख्या है। कितनी बेटा, 10 है। चलो इधर दूसरा उदाहरण देखो बेटा, 1 2 4 6 8 9 10 5, ठीक है, 3 7, बेटा कितनी संख्या है, ठीक है, चलो कितनी संख्या है बेटा, 10 संख्या है। क्या संख्या को हमने फैला दिया तो क्या संख्या ज्यादा हो गई, नहीं हुई, ठीक है, संख्या उतनी रहेंगी। यानी कंजर्वेशन की समझ ये दिखाती है कि संख्याएं फैली हो चाहे एक साथ हो, संख्या उतनी ही होती हैं। संख्या क्या होती हैं, उतनी होती हैं, चाहे वो समूह में हो चाहे वो फैली हो,
संख्या को होती है बेटा उतनी ही होती हैं। समझ में आ गया? यानी ये कह रहा है कि संख्याओं तुम एक समूह में लिख दो चाहे तुम संख्याओं को फैला दो, बेटा संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला कॉन्सेप्ट है, चलिए ऑर्डर इररिलेवेंस का मतलब समझते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, क्रम अप्रासंगिकता क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं क्रम अप्रासंगिकता। क्रम तो बेटा क्रम, अगर आपको ऑर्डर इररिलेवेंस पूछ रहा है तो बेटा आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिलेवेंस क्या होता है, रिलेवेंस क्या होता है, यानी प्रासंगिकता क्या होती है। प्रासंगिकता क्या होती है बेटा, ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए बेटा ये मुझे कराने पड़ते। ठीक है, चलो ठीक है, देखिएगा अगर कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, देखो ठीक है, रिलेवेंस का मतलब है कि बच्चा अगर, ठीक है, अगर बच्चा ठीक है वस्तुओं को एक क्रम में गिन पा रहा है, एक क्रम है बस वैसे ही उनको काउंट कर पा रहा है, जैसे ठीक है फॉर एग्जांपल के लिए बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 6, ये 5 है, ये 6 है। बच्चा 1 2 3 4 5 6 अगर ये कर पा रहा तो बेटा ये रिलेवेंस है। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, ऑर्डर अप्रासंगिक कर दिया। ठीक है, यानी कि ऑर्डर अप्रासंगिक कर दिया। ठीक है, और अप्रासंगिक मतलब 1 के बाद में 9 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। अगर बच्चे से काउंट करने की बोला और बच्चा अगर काउंट नहीं कर पा रहा है तो बेटा ऑर्डर इररिलेवेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्या है, ऑर्डर इररिलेवेंस नहीं है, यानी कि चीजों को ऑर्डर में नहीं और उनको क्या नहीं कर पा रहा, काउंट नहीं कर पा रहा, तो ये ऑर्डर इररिलेवेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए हायरार्की क्रम का मतलब होता है बेटा संख्याओं को क्रम में गिनना। ठीक है, ये हायरार्की क्रम है। ठीक है, कि हम संख्याओं को एक क्रम में रखना, ये हायरार्की होता है। आगे आ जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबल ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई संख्या को हम जब काउंट कर सकते हैं जब वो स्टेबल हो। अगर कोई संख्या स्थिर ही नहीं है, अगर कोई संख्या स्थिर नहीं है तो क्या उसको गिनना पॉसिबल है, नहीं है। अब मान लीजिएगा, ठीक है भाई, अगर हम किसी बॉक्स में 20 संख्या गिननी है, ठीक है, अगर हमें इसके अंदर 20 संख्या गिननी है, ठीक है, जैसे यहां पर ये दिया गया उदाहरण, ठीक है, यहां पर दिया गया है। अब यहां पर हमें 10 संख्या गिननी है, क्या हम 10 संख्या गिन सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक संख्या क्या है, रिलेवेंस नहीं होगी। अगर जब तक वो संख्या स्टेबल नहीं होगी क्या उसको गिनना पॉसिबल है, नहीं गिन सकते। अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसको गिना नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चलो ये तो बेटा ये बताया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका यूज कब करते हैं तो याद रखिएगा इसका ये जो यूज है, ठीक है, यानी मूवमेंट हम कहें गति परिमाण का, जो इसे हिंदी में कहते हैं गति परिमाण। गति परिमाण जो है, ठीक है, गति परिमाण का जो यूज जो किया जाता है बेटा वो किस लिए किया जाता है? ठीक है, परिणाम। इसका जो यूज है वो इसलिए किया जाता है कि बेटा जब हम आगे बढ़ेंगे, संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे बढ़ेंगे तो हमारा स्तर भी क्या होता है बेटा, बढ़ता चलता है। और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो बेटा हमारा स्तर भी क्या होता है, घटता चलता है। इसके लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं। अगर बच्चों को सिखाना है, ठीक है, ये समझाने के लिए जैसे जैसे बेटा आप गिनती में अगर आप आगे बढ़ोगे तो मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि मात्रा भी क्या होती है, मात्रा भी क्या होगी बेटा, मात्रा भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मात्रा भी बढ़ती जाती है। समझ में आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट। चलो, हाँ, परसेप्चुअल का मतलब यह है कि हम संख्याओं को कैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जरूरी नहीं है परसेप्चुअल हम कहें तो कैसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, ये बेटा इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लो बेटा इस पर, इंपोर्टेंट है ये बेटा, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलो, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जितने लोग हैं, जॉनी, नीतू, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सभी विद्यार्थी। आगे बढ़े, लाइक तो बेटा करते चलना, फिर आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट्स भी मुझे सभी लोगों के मिलने चाहिए भाई, सभी विद्यार्थियों के।
वीडियो पर आ जाओ। चलो समझिए पहले इस पॉइंट को, यहां तक कोई डाउट बेटा? चलो आज बेटा ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि न्यूमैन ने, ठीक है, त्रुटि विश्लेषण के चरण बेटा, यानी कि न्यूमैन ने त्रुटि विश्लेषण के 5 चरण बताए। त्रुटि विश्लेषण के बेटा एग्जाम में आते हैं, त्रुटि विश्लेषण के 5 कितने चरण है बेटा? त्रुटि विश्लेषण के 5 चरण। किसने बताया बेटा? न्यूमैन ने बताया। कितने बताया बेटा? न्यूमैन ने। चलो हम समझते हैं भाई, पहला पॉइंट क्या बेटा? सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग, यानी कि प्रश्न को पढ़ना। क्या है बेटा? प्रश्न को पढ़ना पहला पॉइंट है कि अगर हमें कोई त्रुटि पकड़नी है तो पहला पॉइंट क्या करेंगे बेटा? यानी कि रीडिंग, यानी कि प्रश्न को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फिर दूसरा है कि बेटा समझना, यानी प्रश्न को क्या करना है बेटा? यानी प्रश्न को, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है प्रश्न को समझना। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? प्रश्न को समझना। क्या करना? अंडरस्टैंड करना। दूसरा क्या बेटा? प्रश्न को अंडरस्टैंड करना। तीसरा पॉइंट है बेटा गणितीय चिन्हों में क्या करना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है गणितीय चिन्हों में परिवर्तन करना, रूपांतरित करना। यानी गणितीय चिन्हों में क्या करना बेटा? उसको परिवर्तित करना है, यानी रूपांतरण करना है। ठीक है, गणितीय चिन्हों में, गणितीय चिन्हों में क्या करना है? रूपांतरण करना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है? ठीक है, चौथा पॉइंट है बेटा प्रोसेस स्किल। ठीक है, प्रोसेस स्किल है, या हम इसे निष्पादन भी कहा जाता है बेटा। निष्पादन भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए लिखा तो वो भी गलत नहीं है, यानी गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन होता है बेटा। यहाँ पर गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन, गणितीय कार्य विधियों का, गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन होता है। ठीक है, निष्पादन होता है, गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन होता है। और चौथा है बेटा क्या है? यानी हमारा एनकोडिंग है, जिसे, ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तर को प्रतिपादित करना भी कहते हैं। लास्ट पांचवा जो है बेटा, कौन सा हमारा पांचवा जो है वो कहता है उत्तर को प्रतिपादित करना। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, उत्तर को प्रतिपादित करना। उत्तर को क्या करना बेटा? उत्तर को प्रतिपादित करना। और लास्ट पॉइंट है बेटा उत्तर को क्या करना है? प्रतिपादित करना। क्या करना है बेटा? उत्तर को प्रतिपादित। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो बेटा इंग्लिश में एक बार मुझे बता दो सभी लोग, कमेंट्स में लिखो, पहले क्रम से लिखो भाई, सभी विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताते चलेगा जितने लोग जुड़े हैं, एक बार कमेंट्स में बताओ। पहला कौन सा होता है? रीडिंग। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा होता है प्रोसेस स्किल। और पांचवा होता है, ठीक है, एनकोडिंग। पांचवा कौन सा होता है? एनकोडिंग। किसने दिए बेटा? न्यूमैन ने। कितने बताए बेटा? यानी कि एरर एनालिसिस के 5 स्टेप बताए। किसने बताया बेटा? ठीक है, न्यूमैन साहब ने बताया। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, आ जाएगा एडिशन विद रीग्रुपिंग। बेटा ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, एडिशन विद रीग्रुपिंग। आ जाओ, एडिशन विद रीग्रुपिंग क्या होता है जरा इसको समझिएगा। बहुत बढ़िया बेटा, एडिशन विद रीग्रुपिंग क्या होता है सुन लो, बहुत आसान है और आप लोग गलती कर दोगे, इसलिए देखिएगा। एडिशन रीग्रुपिंग में क्या होता है, देखो कि 4 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है बेटा। कितने हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। लेकिन बच्चा एज इट इज लिख देता है, 12 लिख दिया उसने, मतलब उधर कैरी नहीं ले गया, 12 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और इसको 8 लिख दिया। बच्चे ने ये सॉल्यूशन कर दिया, बच्चे ने हल क्या कर दिया? ये बेटा ये जो गलती जो की है, इस गलती को हम क्या कहते हैं? एडिशन विद रीग्रुपिंग, या हम कहेंगे पुनर्समूहीकरण कहा जाता है। यानी कि पुनर्समूहीकरण, पुनर्समूहीकरण कहा जाता है बेटा। इसे याद रहेगा कि अगर एग्जामिनर ऐसे इस प्रकार की गलती हमको देता है तो हम लोग तुरंत उसको पकड़ लेंगे कि भैया ये एडिशन विद रीग्रुपिंग हमसे पूछ रहा है। आई होप बेटा ये समझ में आ गया। ठीक है, जैसे हम कहें कि 9 और 13 कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। बच्चे ने 12 लिख दिया।
ठीक है, और इसको बेटा 7 लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि हासिल करना नहीं आता, लेकिन बेटा इसे हम क्या कहेंगे, इसे पुनर्समूहीकरण यानी एडिशन विद रीग्रुपिंग कहेंगे। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। अगला पॉइंट है बेटा, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था ये। चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिकारी रणनीति। प्रतिकारी रणनीति, प्रतिकारी रणनीति, प्रतिकारी रणनीति बेटा, प्रतिकारी रणनीति क्या होती है जरा इसको समझते हैं। बेटा प्रतिकारी रणनीति में क्या होता है, प्रतिकारी रणनीति में क्या होता है, इधर देखिएगा। प्रतिकारी रणनीति में जैसे बच्चे को, मैंने उसने भी समझाया था कि भैया बच्चे को 20 में से बच्चे को, या मान लीजिएगा कि 37 में से बच्चे को 20 माइनस करवाना है, ठीक है, कितना माइनस कराना बेटा, 20 माइनस कराना है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए क्या करें, हम कहें बेटा, बच्चे से कहें बेटा तुम 20 में 37 में से तुम 20 माइनस मत करो, तुम कितने में से माइनस कर दो, तुम बेटा 40 में से माइनस कर दो। 40 में जब 20 माइनस करोगे तो बेटा कितने बचेंगे, तो वो कहेगा सर 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 बचेंगे। अब यहां हम उसको ये बताएंगे बेटा कि जब हमने इसको 37 की जगह हमने इसको 40 मान लिया था, यानी कि हमने बेटा इसमें क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था 3 का, राइट। जब हमने इसमें 3 का इंक्रीज किया तो बेटा अब यहां से 3 का क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कहेगा यस बेटा यहां 3 से माइनस कर दे, आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बेटा इस सॉल्यूशन को ही, ठीक है, कॉम्पनसेशन स्ट्रेटजी या प्रतिकारी रणनीति कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा। कई बार हम देखो, ये गुणा में भी आप देख सकते हैं कि गुणा में भी कई बार हम होता है कि भैया 198 में मल्टीप्लाई किसका करना है, 25 का करना है, तो इससे बेटर है भैया कि इसको 200 बना लो। क्या बना लो, इसको 200 बना लो और गुणा कर दो, सिंपल सी बात है भैया। तो इस रणनीति को क्या कहा जाता है, इस रणनीति को, ठीक है, क्या प्रतिकारी रणनीति कहा जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये रहा भाई बेटा आपके सामने अगला पॉइंट, ठीक है। चलो इसको अभी हम हटाते हैं इससे, हाँ ये इवैल्यूएशन का पार्ट है बेटा। चलो हाँ, अच्छा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, चलो इसमें और देख लेते बेटा और क्या पॉइंट है। बेटा अब ये 2 पार्ट्स जो हैं वो मुझे आपको, ठीक है, एकदम सेपरेट आपको करवाने पड़ेंगे बेटा। कौन से, ये 2 पार्ट्स। चलो यहाँ पर फिर भी मैं आपको बेटा बता देता हूँ, इधर देखिए इस क्लास को, चलिए देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन क्या होता है, देखिएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं। चलो थोड़ा और हम देखते हैं, इधर देखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन क्या होता है, हिंदी में जिसे कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन बेटा, सतत का मतलब है लगातार, यानी कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए बेटा, लगातार का मतलब है कि शिक्षण के साथ ही क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में व्यापक कहते हैं बेटा, इसको व्यापक कहा जाता है और इसे समग्र भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, समग्र मतलब हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक कहा जाता है। सुनिएगा, इसका मतलब है कि हम बच्चे के शैक्षिक पक्ष को जांचें, बच्चे के शैक्षिक पक्ष को जांचें बेटा, और बच्चे के शैक्षिक पक्ष को जांचें। किसको, शैक्षिक पक्ष को जांचें, शैक्षिक पक्ष को जांचें, ठीक है। शैक्षिक पक्ष का संबंध किससे होता है बेटा, शैक्षिक का मतलब होता है विषय वस्तु के ज्ञान से, विषय वस्तु के ज्ञान से बेटा। किसके ज्ञान से, कि बच्चे को विषय वस्तु का कितना ज्ञान है वो उसका शैक्षिक पक्ष है, और बच्चे का जो व्यवहारात्मक पक्ष है वो बेटा उसका क्या होता है, शैक्षिक पक्ष है। इसी का मतलब बेटा हमें बच्चे के सभी पक्षों का आकलन करना है बेटा। किसका आकलन करना है, सभी पक्षों का आकलन करना है, ठीक है। किसके पक्ष का आकलन करना है बेटा, सभी पक्षों का आकलन करना है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ जितने लोग जुड़े हैं, पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि बेटा शैक्षिक और शैक्षिक का मीन्स क्या है,
शैक्षिक और शैक्षिक का मतलब है कि बच्चे के सभी पक्षों का, मतलब शैक्षिक का मतलब उसके ज्ञानात्मक पक्ष का, और शैक्षिक का मतलब बच्चे का खेल, व्यवहार, स्वास्थ्य कैसा है। बेटा हम कह सकते हैं कि बच्चे का 360 असेसमेंट करना है। इन दोनों पक्षों को शामिल करने का मतलब है कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट करना, यानी 360 का मतलब बेटा ओवरऑल क्या करना है, असेसमेंट करना है। यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है। अब बेटा थोड़ा हमें ये बताना था और भी, लेकिन आज टेक्निकल थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक है बेटा, मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी भी मुझे आपको पूरी बतानी है। ठीक है, तो वो हम बेटा अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैंने बेटा 1.5 घंटे बिल्कुल आपको कंटिन्यू लिया। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू रहा, बट ठीक है हमने पूरी प्रयास किया। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, और अगर आप बेटा ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, बस आप लोगों को बस अब कल से प्रैक्टिस में लग जाना है, मैथ के सारे पेपर सॉल्व कर डाल। कल मैं कोशिश करूंगा मैराथन लेकर आऊंगा केवल मैथ्स की, और मैथ्स में मैराथन में सारे पेपर आपको कराऊंगा, मतलब जितना हो सकता है उतने करेंगे बेटा। अब जितना समय बेटा प्रैक्टिस में लगा दो, थ्योरी मैंने पढ़ा दी आपको। ठीक है, अब आप ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या करो, क्वेश्चन करना है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बेटा आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बेटा डाउट नहीं होगा। हाँ, पहले मैथ्स करेंगे बेटा, फिर हिंदी करेंगे। ठीक है, पहले मैथ्स को कंप्लीट कर ले। और आज की बेटा वीडियो में कमेंट्स मुझे सभी का मिलना चाहिए, फीडबैक क्या सर आज की क्लास कैसी रही। थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बट बेटा ठीक है, प्रॉब्लम से हार मान लेना ये समस्या का समाधान नहीं है। और बेटा मैं एक ऐसा पर्सन हूं, ठीक है, कि चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए बेटा कभी हार नहीं मानता। पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, समस्या आ रही है ना, आने दो। कब तक आएंगे बेटा, अगर हम बैठ जाएंगे समस्याओं से हार मान लेंगे तो फिर बेटा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, आगे वही बढ़ते हैं जो समस्याओं को फेस करते हैं और ठीक है अपने कार्यों पर फोकस करते हैं। ठीक है, और वही लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बिल्कुल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, एक दिन हम पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल पर। बस वो जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आपके ठीक है कार्य ही बता देते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहते हैं कि परिंदे को मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके फैले हुए पंख बोलते हैं, और इस दुनिया में चुप वही रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो बस आप चुप रहिएगा, आपके हुनर बोलेंगे। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं बेटा अच्छी रही है। ठीक है, पूरी कोशिश किया, मैंने पूरा कवर किया है। अब बस बेटा आपको प्रैक्टिस लगानी है, लास्ट तक काम आपको करना है क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, पुराने पेपर में आपको कल करवाऊंगा। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम रही उसके लिए माफी चाहता हूं। फिर मिलेंगे दोबारा इसी बेटा एडी एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े इसके लिए। चलो लाइक बेटा जरूर करके जाइएगा। हाँ, कमेंट्स मुझे सभी का मिलना चाहिए, जितने लोग जुड़े हैं भाई, सभी विद्यार्थी। हाँ, घनश्याम, जानवी, ठीक है, कुमार, रवि, ठीक है, प्रतीक्षा, दिव्या, अनु, बहुत बढ़िया, मोहिनी, गौतम बेटा, निधि, सभी विद्यार्थियों को, समा, नीतू, घनश्याम, प्रियंका वर्मा, प्रिया, दिव्या, चलो बहुत बढ़िया बेटा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, डाउट होना ही नहीं चाहिए। एक बार फिर देखना इस क्लास को, एक बार फिर देखना बेटा इस क्लास को। ठीक है, और लाइक सभी करो भाई, सभी विद्यार्थी। ठीक है, लाइक और शेयर तो कर ही दो आप लोग। हाँ, लास्ट में बेटा शेयर भी कर दें ताकि और विद्यार्थी और जुड़े। बिल्कुल, क्यूट अमृता राजपूत, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, सभी को शुभ रात्रि, सभी को, प्रिया पाल, जितने लोग जुड़े हैं सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई, गुड नाइट, बाय नेक्स्ट क्लास में।